ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ते सत श्री अकाल है ना पंजाब च ਆਪਾਂ चलो गुड है। कौन कौन है पंजाब तो हो रहे या अदर स्टेट तो भी है कोई हो रहे? एनीबडी फ्रॉम अदर स्टेट? ओके, इट इज देयर। ओके, लेट मी स्विच माय दिस सिस्टम टू लैंग्वेज टू द हिंदी ओनली। हिंदी में रखेंगे सारी कन्वर्सेशन। तो सबसे पहले यार मैं आपको पर्पस बताता हूँ मेरा यहाँ पे आने का क्या है। टिल 2019 हम लोग आते रहे हैं, स्टूडेंट्स को मेंटरिंग होती रही है। 2020 ऑनवर्ड फिर क्या हुआ है, कोविड के कारण आपको पता है सिचुएशन चेंज हो गई है। हमारा इंस्टीट्यूट होता था पहले पटियाले, वो भी हमने फिर चंडीगढ़ शिफ्ट किया, ऑल्दो चंडीगढ़ रन कर रहा था। फिर हमने ऑनलाइन कोविड से पहले ही स्टार्ट कर दिया था यूरोपीडिया। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा आपको यहाँ पे आने का पर्पस ये है कि एक टर्म होती है जिसके बारे में सुना सभी ने है लेकिन पता नहीं है हमें इसके बारे में। एक वर्ड है करियर। कि करियर वर्ड क्या होता है, ये हमारे इंस्टीट्यूट के ब्रांड नेम के अंदर भी है, इंजीनियर्स करियर पॉइंट। तो होता क्या है कि अभी तक हम लोग कुछ चीजें इस तरीके से सोच के चलते हैं कि यार अभी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों ली है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ले रहे थे, दैट इज द रीजन व्हाई मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज की। इसके बाद मेरे को क्या करना है, बहुत लोगों का ड्रीम होगा कि मेरे को फॉरेन के लिए जाना है, स्पेशली कनाडा जाना है, या मेरे को सपोज किसी ने हायर स्टडीज के लिए टारगेट करना है। मे भी किसी ने सोचा होगा मेरे को पब्लिक सेक्टर जाना है, मे भी किसी ने सोचा होगा मेरे को अपना प्राइवेट जॉब में जाना है, मे भी किसी ने सोचा होगा कि मेरे को सर अपना बिजनेस करना है। तो हर किसी ने अपना अपना कुछ रीजन सोचे होंगे कि मेरे को ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने क्यों चूज किया है, या इसके बाद मेरे को किस डायरेक्शन में अपना करियर परस्यू करना है, राइट। सो बहुत सारी चीजों के बारे में आपको सुना होगा नाम, लेकिन उसके बारे में इन डेप्थ चीजों के बारे में नहीं पता होगा। इस एट द एंड ऑफ दिस सेशन इस चीज का एश्योरेंस मैं अब ले रहा हूं आपसे कि जो भी मैं आज आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, मैं मोटिवेशन एक चीज है, दूसरा चीज होता है इंफॉर्मेशन। तो मेरा जो लेक्चर होता है वो इंफॉर्मेशन के थ्रू मोटिवेशन होता है कि अच्छा अच्छा ऐसा भी होता है, इसके थ्रू भी चीजें होती हैं, ऐसे भी करियर बनाया जा सकता है, अच्छा ये भी मैं अचीव कर सकता हूं बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर। ऑल ऑफ यू फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड ना? थर्ड ईयर इज देयर एंड सेकंड ईयर देयर? सेकंड ईयर थर्ड ईयर दोनों है, वेरी गुड। स्टार्ट करेंगे कि मैं यहाँ पे जो डोमेन्स कवर करूंगा वो दोनों डोमेन्स हैं, जॉब से रिलेटेड भी और हायर स्टडीज से रिलेटेड भी। मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जैसे आप लोग बीटेक कंप्लीट करेंगे तो तुम्हारा बीटेक कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या ऑप्शंस होती है नॉर्मली, या तुम लोगों ने सोचा हो क्या क्या कर सकते हो बीटेक के बाद? आप मैनेजमेंट डोमेन में जा सकते हैं, किसी ने एमबीए बोला है, और गेट का एग्जाम दे सकते हो। गेट इज वन ऑफ द एग्जाम जिसके थ्रू तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन ओपन होती हैं। लेकिन मैं लेके चल रहा हूं कि करियर ऑप्शन तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम कर क्या कह सकते हो बीटेक के बाद। जॉब में जा सकते हो, जॉब को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर जॉब में जा सकते हैं, ठीक है जी। या दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हायर स्टडीज का। हायर स्टडीज में तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन होती है? मास्टर्स कर सकते हैं आप लोग, एमटेक का ऑप्शन होता है, होते नहीं होते हैं? बहुत कम लोग इससे मेरे से रिस्पॉन्स मिलता है जब हम कभी भी हायर स्टडीज की बात करते हैं। मे बी अगर मैं इस टाइम पे आप लोगों को पूछूं ना कि कितने लोग ऐसे हैं जो हायर स्टडीज के डोमेन में जाना चाहते हैं, मेरे को लग रहा है एक दो से ज्यादा हाथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस सेशन 50% मेरे को लग रहा है हाथ खड़े कर देंगे, यस सर मेरे को जाना चाहिए इस डोमेन में, क्योंकि मैं आपको पर्पस बताऊंगा उसका। तो अगर हम हायर स्टडीज की बात करें तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अपनी टेक्निकल डोमेन में जा सकते हो, एमटेक के लिए जा सकते हो, एमएस के लिए भी जा सकते हो। सुना इंडिया में एमएस होती है, अब नहीं पता, इंडिया से एमएस का ऑप्शन होता है। उसके बाद तुम लोग डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी जा सकते हो, जा सकते हो, नहीं पता इसके बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैनेजमेंट डोमेन में तुम लोग एमबीए के लिए जा सकते हो, जा सकते हो ना? यहां है ना, तो बोलो। तो ये वो ऑप्शन है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो तुम? अपना बिजनेस कर सकते हो, कर सकते हो। मे बी चाहे वो तुम्हारा फैमिली बिजनेस हो, या तुम कुछ अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हो जिसके बारे में शायद जिसके रिलेटेड तुम लोग शायद अभी तक वर्क कर रहे हो, तुमने सोचा हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया हो, मे बी वो उससे रिलेटेड और तुम लोग उसके ऊपर काम चल रहे हैं, और सोचा होगा कि जिस दिन मेरे हाथ में बीटेक का डिग्री आ जाएगा या मेरे को उसका बेसिक नॉलेज एक्वायर हो जाएगा तो मैं अपना एक स्टार्टअप कर सकता हूं। यही सारी डोमेन्स है या नहीं है? अब मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि ये जितना भी डोमेन्स मैंने आपको बताया, अगर मैं बात करूं कि अगर सपोज मेरे को जॉब में जाना है, अच्छी जॉब में जाना है, पब्लिक सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मेरे को एमटेक करनी है, मेरे को डायरेक्ट पीएचडी करना है, या मेरे को बिजनेस भी करना है, तो कुछ ना कुछ तो कंपटीशन के लिए निकलना ही पड़ेगा ना कंपटीशन से। अगर सपोज बैचलर लेवल पे मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए, राइट, अगर मेरे को सपोज आईआईटी चाहिए, एनआईटी चाहिए, या मेरे को सपोज और प्राइवेट में भी काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं,
तो अगर मेरे को कोई अच्छी चीज चाहिए उसके लिए कोई तो हमें कंपीट करना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? हाँ या ना? तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें भी कहीं ना कहीं पे आपको कंपटीशन की तरफ सोचना पड़ेगा। अगर आपको उस डोमेन में जो भी आपने सोचा है, चाहे जॉब है चाहे हायर स्टडीज है, तो अगर आपको उसमें अच्छी जगह में जाना चाहते हो तो तुम्हें कोई ना कोई कंपटीशन से निकलना ही पड़ेगा। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जितनी भी मैंने सारी ऑप्शंस बताई, जितनी भी सारी ऑप्शंस हमने डिस्कस किया, ये सारी की सारी एक ही एग्जाम के थ्रू हो जाएगा। बात आई समझ में? हमने मैनेजमेंट डोमेन की बात करी, हमने एमटेक की बात करी, हमने एमएस की बात करी, हमने डायरेक्ट पीएचडी की बात करी, हमने प्राइवेट जॉब की बात करी, हमने गवर्नमेंट जॉब की बात करी, हमने पब्लिक सेक्टर जॉब की बात करी। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जितना भी सारा का सारा ऑप्शंस है, ये सारे के सारे एक ही एग्जाम के थ्रू है। कौन सा एग्जाम है वो? गेट का एग्जाम। आप लोगों में से ईमानदारी से बताना कितने लोग यहां पे ऐसे हैं जिन्होंने आज गेट का नाम पहली बार सुना है? ईमानदारी से, सच सच, ये मत देखना कोई और ने हाथ खड़ा किया नहीं किया, सभी ने सुना हुआ था। वेरी गुड। अब गेट देखो, मैं यहां पे कोई गेट का प्रमोशन करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको उसके बेनिफिट जरूर बताने आया हूं मैं, कि गेट करने के तुम्हें बेनिफिट क्या है, क्यों करने चाहिए, कैसे है, और उसके तुम अपना करियर कैसे सेट कर सकते हो। अब पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि गेट का एग्जाम एक्चुअल में स्टार्ट क्यों हुआ था। कोई बता सकते हैं मेरे को गेट का एग्जाम क्यों स्टार्ट हुआ था? किस पर्पज से गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था? पर्पज वाज कि अगर मेरे को किसी को हायर स्टडीज में जाना है तो गेट का एग्जाम देना पड़ता था। वो तो आज का सिचुएशन ये है कि इसके थ्रू तुम्हारे पास जॉब का भी ऑप्शन है। हाँ या ना? तो एक्चुअल में अगर आप 2008-10 से पीछे चले जाओगे तो इसके थ्रू कोई जॉब नहीं मिलती थी गेट के थ्रू। इसके थ्रू वाज दी ओनली ऑप्शन वाज दी हायर स्टडीज। हायर स्टडीज का जो ऑप्शन है वो गेट के थ्रू। तो गेट का एग्जाम एक्चुअल में जो स्टार्ट हुआ था वो हायर स्टडीज में एंटर करने के लिए इन द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स। अब आप पॉइंट करेंगे कि सर गेट का एग्जाम कब स्टार्ट हुआ? 90s में हुआ, 80s में हुआ। सर क्या उससे पहले हायर स्टडीज नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी, क्यों नहीं होती थी? लेकिन फिर सर उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? अब हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, हायर स्टडीज की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी किसी भी कंट्री में, या मैं बात करूं इंडिया में, क्यों रिक्वायरमेंट होती है हायर स्टडीज की? आप लोग बैचलर लेवल पे हैं, आप लोग किसी डोमेन में एक्सपर्ट हैं? नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन जब हम हायर स्टडीज डोमेन में जाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के, एक पर्टिकुलर डोमेन के स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? रॉकेट बॉयज मूवीज देखी किसी ने? सीरीज देखी है रॉकेट बॉयज? देखिए, देखिए नहीं देखिए? हाथ खड़े करना किसने देखी है? वेरी गुड यार। बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर तो यार आप लोगों को सभी को देखनी चाहिए रॉकेट बॉयज सीरीज। अब मैं उसी चीज के ऊपर आ रहा हूं कि हायर स्टडीज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, स्पेशलाइज्ड डोमेन्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद इंडिया एक बहुत बड़ा हब लग रहा था। उस टाइम के हिसाब से जो कंट्रीज थोड़ी सी डेवलप थी या डेवलपिंग वाली स्टेज में थी, उनको इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन थी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, अभी भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इसको एक बिजनेस का बहुत बड़ा सोर्स देखती हैं। कंट्री के बीच में बिजनेस होता है, नहीं होता है, जिससे ये सारी चीजें, ये हमारा आपका डिफाइन होता है। क्या टर्म डिफाइन होती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, राइट? तो जब कंट्री का जो पार्टीशन हुआ उसके बाद सबको यहाँ पे बेचने को तो ले रहे थे, लेकिन सिखाने को कोई रेडी नहीं था यहाँ पे चीजों को, कि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे क्रिएट किए जाए, इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे जनरेट की जाए, ऑटोमोबाइल का यहीं पे सारी की सारी रिसर्च की जाए, यहीं पे मटेरियल्स क्रिएट किए जाए। तो कोई रेडी नहीं था उसमें हेल्प करने के लिए। खरीद लो, टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, तुम्हें बताएंगे नहीं है कैसे करना है। दैट इज देयर द नीड स्टार्टेड, दैट इज देयर द नीड स्टार्टेड। क्या स्ट्रगल उस टाइम पे फेस करनी पड़ी? देखो सीरीज है, नो डाउट थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के तो दिखाते ही है। जो मैं आपको बात कर रहा हूं रॉकेट बॉयज सीरीज की ना, उसको देखना तो तुम्हें पता चलेगा कि किस स्ट्रगल से निकला है ये कंट्री, किस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट आज जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, या जो हम एक लेवल पे आ चुके हैं, इसरो इस लेवल पे आ चुका है, वो कैसे आया है, राइट? तो स्पेशलाइजेशन जब तक नहीं होगी यार, तब तक तुम किसी डोमेन में जो है वो एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे, और वो रिसर्च या वो एक्सपर्टीज नहीं एक्वायर कर पाओगे जिसका मे बी एक कंट्री लेवल पे रिक्वायरमेंट है। देखो हम लोग हमेशा एज ए इंडिविजुअल बात करते हैं, हम लोग कभी भी कंट्री को देख के बात नहीं करते हैं। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। अगर ये सपोज इस कॉलेज का ग्रोथ होगा, अगर कॉलेज में बहुत एडमिशन होंगी, यहां से प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, तो मेरे को सोच के बताओ किसका फायदा होगा? सोच के बताओ। हाँ, हर किसी का फायदा होगा। क्या तुम्हारा फायदा नहीं होगा? एज ए इंडिविजुअल क्या तुम्हारा फायदा नहीं है?
जब यूको का नाम हो जाएगा कॉलेज में या बाहर नाम हो गया तो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज नहीं आएंगी अच्छी? बिल्कुल आएंगी। टीचर को ग्रोथ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि कॉलेज ग्रो कर रहा है, कॉलेज को भी एक रेपुटेशन मिल रहा है, और एक एज ए अगर मैं स्टेट की बात करूं तो उसको भी रेपुटेशन, इसको बेनिफिट मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कंट्री लेवल पे बेनिफिट की बात कर रहे हैं ना, एक कंट्री लेवल, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, अगर वहां पे अगर ग्रोथ मिल रही है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस कंट्री के अंदर जितना भी सिस्टम आता है उसमें सभी को फायदा होता है। आज इलेक्ट्रिसिटी है, पावर प्लांट चल रहे हैं, किसको फायदा हो रहा है? किसको फायदा हो रहा है? सरकार को फायदा हो रहा है? हर किसी को फायदा हो रहा है, हर किसी को फायदा हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा चीजों को इस तरीके से सोचना है, इस नजरिए से सोचना है कि जिसमें हर किसी का फायदा होना चाहिए। अब यहां पे बात आती है, अब हम बात कर रहे थे रिसर्च से रिलेटेड। रिसर्च क्या चीज है? रिसर्च एक ऐसी चीज है कि जिसमें तुम्हें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम मिलती है कि अगर सपोज ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, उसका कोई सोल्यूशन निकालना है, उसके लिए तुम्हें एक्सपर्टीज चाहिए एक पर्टिकुलर डोमेन में, तभी तुम कर पाओगे, अदरवाइज तुम नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर, तुम्हारे पास बहुत सारी स्पेशलाइज्ड डोमेन्स होती हैं। कौन कौन सी डोमेन्स होती हैं? किस किस डोमेन में तुम स्पेशलाइज्ड हो सकते हो बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर? थर्मल डोमेन में हो सकते हो सकते हो, नहीं हो सकते हो? मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में हो सकते हो सकते हो, नहीं हो सकते हो? डिजाइन डोमेन में हो सकते हो, और बताओ? एयर कंडीशनिंग वो थर्मल का ही पार्ट आ गया, और बताओ? अगर मैं ब्रॉडर टर्म में बात करें, ऑटोमोबाइल वो डिजाइन वो एक ही उसी के पार्ट आ गया, और बताओ? मैकाट्रॉनिक्स एक डोमेन है, और बताओ? रोबोटिक्स एक डोमेन है, और बताओ? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, वेरी गुड, एक और बताओ? और बताओ? एरोस्पेस, वेरी गुड, और बताओ? यस, डाटा स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। शायद अभी तक हमें ये लगता है कि ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डोमेन्स है, ऐसा नहीं है। और बताओ? और बताओ? सस्टेनेबल मैनेजमेंट, और बताओ? ई वेस्ट मैनेजमेंट, ई व्हीकल्स, और बताओ? आईओटी, और बताओ? ऐसे बहुत डोमेन्स हैं, शायद बहुतों के नाम मेरी लिस्ट में है भी नहीं कि जिसमें आपको ये पता लगे। देखो, इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी आ जाती है आपकी कोर डोमेन, एक कैटेगरी आ जाती है आपकी नॉन कोर डोमेन। कोर डोमेन में बीइंग द मैकेनिकल ही जा सकता है, जिसमें नॉन कोर डोमेन जो इंटरडिसिप्लिनरी है, एनर्जी, एनवायरमेंट, इसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है। रॉक साइंस, ओशियन इंजीनियरिंग, कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है उसके अंदर। क्या इसके डोमेन्स के साथ रिलेटेड है? नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता इन चीजों के बारे में कि मैं सर अच्छा इस डोमेन में भी जा सकता हूं बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर। फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि सर बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर मेरा क्या रोल रहेगा, वो बात की बातें उसके बारे में सोचना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो तुम्हारे पास ऐसे बहुत डोमेन्स होती हैं। तो नीड कहां पे क्रिएट हुआ हायर स्टडीज का स्पेशलाइजेशन के लिए, सो दैट कि यहीं पे चीजें बनना स्टार्ट करो। पहले तो कंट्री को रिक्वायरमेंट को पूरा करो, फिर उसको एक्सपोर्ट करो। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का नाम सुना आपने? ऑर्गेनाइजेशन का, पब्लिक सेक्टर का, HAL का, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। वो क्या कर रही है आज के टाइम पे? आपने सुनी होगी न्यूज में, अभी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो कंट्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही, फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगा कंट्री का ग्रोथ होगा। उसका बेनिफिट किसको मिलना है? हर इंडिविजुअल को मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? 101% मिलेगा, 101%। तो अब सिस्टम कहां से चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, तो हमें ये चीज का बीइंग द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री हमें पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स क्या है, ये सिस्टम चलता कैसे है। स्पेशली बीइंग द इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हमें पता होना जरूरी है। अदरवाइज अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? रेट रेस में कि बीटेक के इमीडिएट बाद मेरे को जॉब चाहिए, बीटेक के बाद मेरे को ये करना है, वो ये कर रहा है तो मैं इस कर जा रहा हूं, मेरे सीनियर तो सारे कनाडा चले गए तो मेरे को भी कनाडा जाना है, मेरे सीनियर यूएसए गए तो मेरे को भी यूएसए जाना है। वो मत करना। आपको पहले अपना डोमेन देख लें कि मेरा इंटरेस्ट किस डोमेन में है, मेरे को उसी डोमेन में जाना चाहिए। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट, अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी मैनेज करने का है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट डोमेन में जाना चाहिए। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी थर्मल डोमेन से रिलेटेड है तो डेफिनेटली थर्मल डोमेन में जाना चाहिए। तो कहने का मतलब समझ में आ गया आपको कि हायर स्टडीज का नीड कहां पे रिक्वायरमेंट हुआ, कहां पे इसका नीड क्रिएट हुआ है हायर स्टडीज के लिए, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड। अब गेट एग्जाम का क्यों नीड पड़ा? गेट एग्जाम का इसलिए नीड पड़ा कि पहले तो जाके कोई भी एडमिशन ले लो, तो क्योंकि अगर हम बात कंट्री की कर रहे हैं यार, तो कैपेबिलिटी भी तो एक वर्ड आता है ना। ऐसे थोड़ा ना कि किसी को भी जॉब उठा के दे देंगे या किसी को भी आईटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगी, उसके लिए तो हमें कंपीट करना पड़ेगा।
बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? दैट इज वेयर दिस एग्जाम स्टार्टेड। ये एग्जाम स्टार्ट हुआ, जो कंप्लीट करे, जो कैपेबल थे, वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में गए, वहां से आगे उनको ग्रोथ मिला, जिसका बेनिफिट कंट्री को भी हुआ और हर किसी को हुआ है। समझ में आ गई आगे बात कि गेट का एग्जाम स्टार्ट कैसे हुआ। अब गेट एग्जाम कब होता है? गेट का एग्जाम हर साल फरवरी के जो तो पहले 2 वीकेंड्स होते हैं वो फिक्स्ड हैं गेट एग्जाम के लिए। दिया था किसी ने आप लोगों में से थर्ड ईयर में? दिया था? वेरी गुड, वेरी गुड। गेट एग्जाम का थोड़ा सा जल्दी से मैं स्ट्रक्चर बताता हूं जिसको नहीं पता। अच्छा, पहला चीज, गेट एग्जाम में आगे जाने से पहले मैं कोई छोटी सी चीज बताता हूं। जब भी हम लोग गेट एग्जाम का नाम सुनते हैं ना, सबसे पहला थॉट दिमाग में पता है क्या आता है? क्या आता है? मेरे से नहीं होगा, आता है ना? मेरे से नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है, यही आता है ना थॉट। 90% लोगों के, मोर देन 90% लोगों के यही दिमाग में थॉट आता है कि मेरे से नहीं होगा। और ऐसा नहीं है, आज की सिचुएशन के हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर मैं आज की सिचुएशन की बात करूं ना, आज की सिचुएशन ऐसी नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इसके थ्रू क्या क्या ऑप्शंस है वो एक बात की बात है। देखो, एक टाइम था कि मेरे को अगर पब्लिक सेक्टर या जॉब में जाना था गेट के थ्रू, तो मेरे को 70-75 प्लस नंबर लेने पड़ते थे। मेरे को अगर आईटी में जाना था तो कम से कम 50-55 प्लस नंबर लेने पड़ते थे, तो मेरे को जाके सीट मिलता था, तो जाके मेरा सिलेक्शन होता था। आज का सिचुएशन नहीं है। आज का सिचुएशन क्या है? मेयर गेट क्वालिफाई, मेयर गेट क्वालिफाई। 28 नंबर अगर कट ऑफ गया है मैकेनिकल में, 28 नंबर भी अगर तुम्हारे आ रहे हैं, और अगर सपोज सीजी पे तुम्हारा थोड़ा सा अगर बेटर साइड पे है, 101% तुम्हें आईटी से कॉल है, 101% तुम्हें आईटी से कॉल है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, हमने प्रूव किए हैं योरपीडिया पे। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग एवरी ईयर भेजते हैं आईटी में, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या और डोमेन में। बात आ रही है समझ में? पॉइंट टफ या मुश्किल वाली या वो नहीं है, या मेरे से होगा वो वाली नहीं है। पॉइंट यहां पे आती है स्ट्रेटेजी की। भाई सर, मैं बोल रहा हूं कि भाई क्या टारगेट कर रहे हो गेट? सर मेरे को पब्लिक सेक्टर जाना है। सबसे ज्यादा जो पब्लिक सेक्टर में जो रिक्रूटमेंट है, जो जॉब्स है, किस ब्रांच की आती है? मैकेनिकल इंजीनियर की। 35 to 40% जो वैकेंसीज हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, वो मैकेनिकल इंजीनियर लेके बैठे है। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आज की सिचुएशन क्या है? कितना मैकेनिकल इंजीनियर है मार्केट के अंदर इस टाइम पे? बहुत कम। अब अपने कॉलेज से लगा लो आइडिया, 2016-17 तक कितनी स्ट्रेंथ होती थी तुम्हारी मैकेनिकल का इनटेक? 240। मेरे को लग रहा है, मैं अगर रॉन्ग नहीं होता, 3 बैच होते थे 80-80 के, पूरी क्लास भरी होती थी। आज क्या है? 70-80 रफली, मेरे को जहां तक आइडिया है, इतना क्या है ना। तो क्या ये सिचुएशन आपके कॉलेज की है? ये पूरे इंडिया की सिचुएशन है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। क्या कर रहा है? युग को छोड़ के बच्चा चितकारा ज्वाइन कर रहा है कंप्यूटर साइंस। ये सिचुएशन है। मे भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ने किया होगा कि यूको में मैकेनिकल मिल रहा है, चितकारा में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, वो उसको ऑप्ट कर रहा है। और उसको टू बी वेरी फ्रैंक ये नहीं पता कि क्यों जा रहा है वो, बस देखा देखी में कि मेरे को जॉब जल्दी से लग जाएगा। कितने का? 3-4 लाख का ऑन एन एवरेज। यही सिचुएशन है, नहीं है? एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। तो मैं अगर ये तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर मैकेनिकल रिवाइव होना स्टार्ट हुआ है, मेरे को नहीं पता कि आप लोग कितना का अवेयर हो चीजों को लेके। बैकलॉग वैकेंसीज समझते, एक वर्ड होता है बैकलॉग वैकेंसीज। पब्लिक सेक्टर के अंदर जैसे गेट 2023 के थ्रू रिक्रूटमेंट किया, बच्चे नहीं मिले उनको, वैकेंसी निकली, दोबारा से बैकलॉग वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट कर दिया। और उसमें पहली बार क्या बोला उसने कि गेट 2023 वाले अप्लाई कर दो। 100 सीटें थी, 70 फिल हुई, 30 का फिर से बैकलॉग आया। अगली बार जब उसने बैकलॉग का एडवर्टीजमेंट निकाला तो क्या बोला उसने कि भाई 2021, 22, 23 तीनों वाले अप्लाई कर दो। ये सिचुएशन है आज की, ये आज का सिचुएशन है। तो कहने का मतलब ये है कि गेट टफ है? नहीं है। गेट क्या है? एक टोटली कंसेप्चुअल एग्जाम है। गेट रट्टा मारने वाला एग्जाम नहीं है। गेट क्रैम करने से नहीं निकलेगा, गेट निकलेगा समझ के। अगर सब्जेक्ट का नॉलेज है, 5-7 सब्जेक्ट करने हैं, अब स्ट्रेटेजी बनाना है, मेरे को 100 नंबर का नहीं तैयार करने की रिक्वायरमेंट, 60-70 का नंबर का तैयारी करो, 40-45 नंबर लेके आओ, 101% तुम्हें पब्लिक सेक्टर से कॉल है। आ रही है बच्चों की बात? आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? मैं ज्यादा क्यों जॉब की बात कर रहा हूं? क्योंकि आप जॉब सुनना चाहते हो। इसके बाद में हायर स्टडीज की बात करूंगा मैं।
इसके बाद हम लोग हाई स्टडीज की बात करेंगे और फिर अब्रॉड की भी बात करेंगे कि अगर तुम्हें अब्रॉड जाना है तो कैसे जाना है, उसका बहुत आसान तरीका है और उस तरीके से मत जाओ जिस तरीके से स्टूडेंट जा रहा है। ये प्लीज तुम्हारे लिए में आधे घंटे की बात है, राइट? बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? तो गेट डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है अगर तुम स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तो। स्ट्रेटेजी बनाओगे, सर मेरे को मशीन डिजाइन मुश्किल लगता है, छोड़ दो। सर वाइब्रेशन छोड़ दो। सर ये वाला पार्ट छोड़ सकते हैं। तुम 20 से 25 नंबर पे तुम रिस्क ले सकते हो, नहीं रिक्वायरमेंट, सारा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम 65-70 नंबर का लेके चलोगे तो इजीली तुम्हारे पास ऑप्शन खुल जाएगा। और अगर तुम्हारा सीजीपीए जनरल कैटेगरी 7 या 7.5 प्लस है, मेयर गेट क्वालिफाई है, मल्टीपल ऑप्शंस। आईटी में सीटें खाली जा रही है इस टाइम पे, आपको सिचुएशन का नहीं पता। इस टाइम पे आईटी में सीटें खाली जा रही हैं, नहीं है स्टूडेंट्स। अब ये सोच के देखो कि मैकेनिकल इंजीनियर, मैं बोल रहा हूं अगर 40% इंटेक मैकेनिकल इंजीनियर का है, पब्लिक सेक्टर पिलर्स हैं किसी भी कंट्री के, खास करके अगर मैं इंडिया की बात करूं, आईएसआरओ में अगर मैकेनिकल इंजीनियर जाना ही बंद हो जाए, हमको मिले ही ना कैपेबल लोग ही ना मिले तो रिसर्च कैसे होगी यार? डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, ये कैसे चलेगा? सिस्टम ही रुक जाएगा। खुद सोच के चलो। और सबसे ज्यादा नीड मैकेनिकल इंजीनियर का है, चाहे तुम बीटेक लेवल पे एंट्री मारो, चाहे तुम मास्टर्स लेवल पे एंट्री मारो, चाहे तुम पब्लिक सेक्टर में एंट्री मारो, चाहे तुम प्राइवेट में एंट्री मारो। प्राइवेट बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है चीजें, प्राइवेट लेवल पे बहुत फास्ट पेस पे चीजें ग्रो कर रही हैं। उनको कैपेबल बंदे चाहिए, लेकिन कैपेबिलिटी के नाम पे हम लोग गड़बड़ हो जाती है। डिग्री है, बीटेक डिग्री है, क्या ये इस चीज का प्रूफ है कि तुम कैपेबल हो? नहीं। उसके लिए तो तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए तो तुम्हें रिटर्न देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, वो प्रूव कर देगा कि यस यू आर कैपेबल। लोग पैसा देने को रेडी बैठे हैं, लोग पैसा देने को रेडी बैठे हैं। लोग मतलब मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं मैं, राइट? तो थोड़ा सा जल्दी से आगे चलते हैं। गेट एग्जाम का पैटर्न मैं बताता हूं। 65 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। रिपीट कर रहा हूं, 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, राइट? 3 घंटे का एग्जाम होता है। इंडिया में सिर्फ यही एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें वो पर क्वेश्चन 3 मिनट के आसपास का टाइम दे रहा है। अदरवाइज कोई और एग्जाम उठा के देख लो, कोई पब्लिक सेक्टर का एग्जाम, कोई एसएससी जेई का एग्जाम, आरआरबी जेई एग्जाम, स्टेट के जेईई के एग्जाम, सभी में जो टाइम है या 1 मिनट या उससे कम का टाइम देता है। तो यहां पे इतना टाइम क्यों दे रहा है? टफ है? नहीं। क्या डिफिकल्ट है? नहीं। कंसेप्ट चाहता है वो। कंसेप्ट अगर तुम्हारे स्ट्रांग नहीं होंगे तो नहीं आएगा। हम लोग फिलेट वेल्ड वगैरह पढ़ते हैं ना, रिपीटेड जॉइंट्स वगैरह पढ़ते हैं ना, कि अगर फोर्स लगा रहा है, अगर 2 रिवेट पैरेलल लगी है या जिगजैग लगा है तो उस केस में जो रेजिस्टिंग एरिया वो डबल होगा या हाफ होगा। इसको कंसेप्ट बोलते हैं। आई थिंक उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि कंसेप्ट क्या होता है। रट्टा मारने से नहीं होगा। ये बहुत इजी एग्जाम है, बिलीव मी। तैयारी कोई डिफिकल्ट नहीं है। कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 10 बार लगा लो, तैयारी तुम्हारी है। बहुत इजी है, राइट? 65 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन। 100 नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 70 नंबर का तो तुम्हारा क्या आएगा? टेक्निकल, जो तुम लोग इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट पढ़ते हो, यही पढ़ते हो ना? थ्योरी मशीन, थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, फ्लूइड मैकेनिक्स, यही पढ़ते हैं, ठीक है जी? 70 नंबर का आएगा वो। 15 नंबर का आएगा तुम्हारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। M1, M2, M3 पढ़ते हैं ना आप लोग, न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ते हैं ना आप लोग, वही आएगा। और 15 मार्क्स का क्या आएगा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सभी ने पढ़ा हुआ है, 10वीं तक का पढ़ा हुआ है ना? टाइम स्पीड डिस्टेंस, एलसीएम, एससीएम, प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं आपने? नहीं पढ़े हैं? 15 वो दूसरा पार्ट, उसमें 5 नंबर का आएगा रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग, नंबर सिस्टम, सिटिंग अरेंजमेंट, एजीज, ये पढ़ के आए हो आप लोग? नहीं पढ़ के आए हो 10 तक? और उसके बाद आएगा इसमें इंग्लिश, सेंटेंस करेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक, पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के आए हो? तो मेरे को ये बताओ, इस 100 मार्क्स में से कौन सी ऐसी वो रॉकेट साइंस पूछ रहा है जो तुमने नहीं पढ़ी है? कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो, चीजों को सोचने का तरीका है बस। अगर लगे नहीं यार पढ़ा तो है मैंने, बस प्रैक्टिस ही तो करनी है, पढ़ा तो मैंने सारा कुछ है, नया क्या पढ़ना है? कुछ भी नहीं पढ़ना उसके अंदर नया। 100 नंबर का पढ़ना है, नहीं पढ़ना। 70 नंबर का तैयार करो, 40-45 नंबर लेके आओ, दैट्स इट, बन गया करियर। और मैं जितना इजीली आज बोल रहा हूं ना, मैं 4-5 साल पहले नहीं बोलता था मैं कि 40-45 नंबर ले आओ, करियर बन जाएगा यार तुम्हारा। आ रही है बात? समझ नहीं आ रही है?
उसके बाद गेट के कुछ फीचर्स, जैसे गेट यू कैन राइट इन द थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आप गेट का एग्जाम दे सकते हो, राइट। जो सेकंड ईयर में है आप लोग सिक्स्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड, ऑनवर्ड में क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई लिमिट नहीं है, एज का कोई लिमिट नहीं है, तो थर्ड ईयर ऑनवर्ड आप लोग दे सकते हो। उसके बाद 70-30 रेशियो डिस्कस कर लिया। अगर आप गेट एक बार क्वालिफाई कर लेते हो तो सारी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया, हायर स्टडी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, अब्रॉड से रिलेटेड भी, या मैनेजमेंट से रिलेटेड भी, सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं होता, इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, स्क्रीन के ऊपर आता है, राइट। गेट्स का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, जिस दिन आपका वो स्कोर कार्ड आता है वहां से 3 साल तक वैलिड है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल देके कि पब्लिक सेक्टर ने बुलाए एक उसी साल के, और ये चल रहा है। आप देखो जो नई एडवर्टीजमेंट आ रही है ना पब्लिक सेक्टर की, वो पिछले 3 साल के बच्चों को बुला रहे हैं, पिछले 3 साल के। पहले नहीं था ये ट्रेंड, पहले तो उसी साल में ही पूरा कंपटीशन होता था, अब नहीं है सिचुएशन वो। उसके बाद आप लोग 2 गेट के एग्जाम लिख सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा कि कौन से लिखने, कैसे लिखना, सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद कि क्या क्या तुम कर सकते हो वो सारा तुम्हें मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब का तुम्हारे पास ऑप्शन है, हायर स्टडीज का इंडिया अब्रॉड में ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर तुमने किसी स्पेशलाइज्ड डोमेन में जाना है, वो स्पेशलाइज्ड डोमेन हमने कुछ डिस्कस किए ना अभी, उस डोमेन में अगर जाना है तो उसके लिए तुम जा सकते हो गेट का एग्जाम। और गेट का एग्जाम जो है, इससे तुम्हें जो तुम्हारा टेक्निकल कॉम्पिटेंस लेवल है वो बढ़ता है, क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग हो रहा है, जिसका तुम्हें बेनिफिट, चाहे तुम प्राइवेट में जॉब के लिए जा रहे हो तुम्हें उसको मिलता है, वो तुम्हें इंटरव्यू में एडवांटेज देगा लिखे हुए से भी। और आपका जब बोलना स्टार्ट करोगे वो बोले यार इसको तो नॉलेज है। अगर 5-6 लोग जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, 2 बच्चे उसमें ऐसे जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक नहीं कर रहे हैं, आप मेरे को खुद सोच के बताओ किसका जो डिलीवरी लेवल है या जो जिसका जो नॉलेज है, जो कंसेप्ट है, किसका स्ट्रांग होगा। ऑब्वियसली जो प्रिपरेशन कर रहा है बेनिफिट ले जाएगा उस चीज का। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि व्हाई एवरीवन शुड राइट गेट एग्जाम, क्यों देना है, इसको बड़े ध्यान से सुनना ये चारों पॉइंट्स को। सबसे पहला क्रेडिबिलिटी। मैंने आपको ये बोला कि भाई बीटेक की डिग्री तुम्हारे पास है, 8 सीजीपीए, 6.5 सीजीपीए, इससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या प्रूव होती है कि तुम्हें तुम्हारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है या नहीं है? होती है प्रूफ? नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हारा गेट क्वालिफाई है, अगर तुम्हारा गेट क्वालिफाई है तो क्रेडिबिलिटी की बात हम कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकता, क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर रेज नहीं कर सकता कि तूने पास कैसे कर लिया बीटेक। बोले ठीक है इसका गेट क्वालिफाई है तो इट मींस इसको इसका टेक्निकल नॉलेज है, इसको अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, इसको अपनी इंजीनियरिंग का जिस डोमेन से उसमें किया है उसको उसका अंडरस्टैंडिंग है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? क्रेडिबिलिटी। दूसरा लाइफ लॉन्ग बेनिफिट। लाइफ लॉन्ग बेनिफिट में क्या है? गेट इज द ओनली थिंग विच यू कैन राइट ऑन योर रिज्यूमे लाइफ लॉन्ग। और कोई मेरे को ऐसा एग्जाम बता दो जिसका तुम्हें बेनिफिट पूरी लाइफ लॉन्ग मिल सकता है। सिर्फ गेट ही ऐसा स्कोर है जो गेट क्वालिफाई करने के बाद तुम उसको लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं कि जैसे हमें टीचर्स का रिक्वायरमेंट होता है, 5 लोगों ने अप्लाई किया, गेट के लिए हमने पढ़वाना है या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़वाना है या स्टेट के लिए पढ़वाना है। अगर 2 लोगों ने लिखा हुआ है ना कि सर हमने गेट क्वालिफाई किया था अपने 2016 में, 12 में या 20 में, तो उसको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 101% मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमें पता है कि यार ये उस प्रोसेस से निकला हुआ, इसको समझ है, इसका कंसेप्चुअल ठीक होगा क्योंकि इसने क्वालिफाई भी किया है। दूसरा पॉइंट फिर वो बात का आ जाता है कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, वो एक अलग पॉइंट है। क्वालिफाई करना इट मीन्स समथिंग, ये अपने आप में डिग्री है तुम्हारे पास जो स्कोर कार्ड तुम्हें मिलता है कि आई एम गेट क्वालिफाइड, आई एम गेट क्वालिफाइड। लेकिन डेफिनेटली यस, उससे सामने वाले की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? 101% बढ़ेगी। लेकिन तुम लोग प्रिपेयर्ड हो उसके लिए? घबराना क्यों? जिस चीज के लिए तुम प्रिपेयर्ड हो तो घबराना क्यों? बात आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? तीसरा पॉइंट इंटरव्यू। अभी मैं पहले डिस्कस करके हटा कि इंटरव्यू पूरी लाइफ देनी है यार, तुम्हें पूरी लाइफ चलते रहते हैं इंटरव्यू। एट द एज ऑफ 50 भी अगर किसी ने सीनियर लेवल पे जाना है तो उसका भी इंटरव्यू होना है वहां पे, तो इसका तुम्हें अगेन बेनिफिट मिलेगा जब तुम्हारा गेट क्वालिफाई है। लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन अदर एग्जाम। अब ये एक ऐसा केस है कि मान के चलो गेट क्वालिफाई नहीं हुआ तुम्हारा, एक केस ये लेके चलते हैं कि सर मैंने पूरा साल मेहनत की, मेरा गेट क्वालिफाई नहीं हुआ। उस केस में क्या होगा? आप मेरे को ये बताओ कौन सा एग्जाम ऐसा है इंडिया के अंदर जिसमें सक्सेस रेट सबसे कम है?
सिविल सर्विसेज यूपीएससी का ना, कितना है, कितना सक्सेस, कितने लोग लिखते हैं उसको? प्रीलिम्स कितना लिखते हैं? प्रीलिम्स कितने लोग लिखते हैं? अंदाजा बताओ। ओ नहीं यार, 10 लाख के आसपास, 10 लाख के। और कितनी सीटें होती हैं? ओ नहीं, 1250 के आसपास होती हैं। तो परसेंटेज निकाल लो कितना हुआ, परसेंटेज निकाल लो कितना हुआ, तो सक्सेस रेट सबसे कम है। अब मेरे को ये बताओ कि जो वो 1200 या 1000 बंदे जो जिनको मिल गया, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, क्या वही कैपेबल थे? क्या बोल सकते हो तुम लोग? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नहीं मे बी लक अच्छा था उस दिन इंटरव्यू के अंदर, या कोई भी एक्सवाइजेड फैक्टर हो सकते हैं। यही चीज गेट के लिए भी एप्लीकेबल है। गेट इज वन ऑफ द एग्जाम, इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। बहुत सारे आईटीज मास्टर्स के लिए अपना टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अपना टेस्ट लेते हैं। अगर तुमने गेट का लिए प्रोसेस से निकले हो तो तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन है या क्वालिफाई करने का उन एग्जाम्स को बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि तुम एक कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो। एग्जाम नहीं निकला वो अलग फैक्टर है। 3 घंटे डिसाइड नहीं कर सकता तुम्हारा करियर। नो डाउट कि अगर तुम्हारा अच्छा जाता है डिसाइड करेगा, लेकिन मान लो सपोज अच्छा नहीं गया तो दुनिया थोड़ा खत्म हो गई है यार। और भी तो बहुत पीछे, अगले साल फिर से आ जाएगा, अगले साल फिर से आ जाएगा। लेकिन एक टारगेट बना लो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आईएसआरओ सुने ना सभी ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना टेस्ट लेते हैं हर साल। ठीक है जी, अभी 2023 में भी इसने रिक्रूटमेंट किया। इससे पहले जो इसका रिक्रूटमेंट है वो 2020 में आया था, उसके बाद इन्होंने रिक्रूटमेंट नहीं किया। 21 में आया, लेकिन वो गेट के थ्रू आया। ध्यान से समझना, जब 2023 में रिक्रूटमेंट आया तो हम लोग प्रिपरेशन तो करवाते ही हैं ऑनलाइन। और आईएसआरओ के अंदर मेरे को ये बताओ कि सबसे ज्यादा किस स्टेट से लोग मिलते हैं आपको? साउथ से ना। क्यों है यार? कंपटीशन तो उन्होंने भी फाइट किया ना, रिटर्न तो उन्होंने भी निकाला है, इंटरव्यू तो उन्होंने भी निकाला है। आप लोग क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि रीजन मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि जो मैं वो बता रहा हूं ना मैं तुम्हें, जो एक पहली बात तो शायद मेरे को लग रहा है आइडिया भी नहीं होगा बहुत बच्चों को कि इसरो अच्छा अपना टेस्ट लेता है और हर साल होता है, रिटर्न होता है और इंटरव्यू होता है। पहला पॉइंट तो यही आ गया। दूसरा कि वो क्रेज नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। आज जॉब मिल जाए तुम्हारे सामने, अगर मैं 5 जॉब रख दूं ना, सभी में मान लो सेम मैं आपको दे दूं सैलरी पैकेज 5 लाख, आप कोई भी चूज कर लोगे तो ये कर लेते हैं, ये ठीक लग रही है। ये नहीं देखोगे उसमें जाके मेरा ग्रोथ क्या होगा या मैं वहां पे जाके क्या करूंगा, मेरे से वो लोग क्या काम करवाएंगे। इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब होता है? नहीं होता। और जो आज का सिचुएशन कंप्यूटर साइंस वालों के साथ हो रहा है ना, जब मैं 3-4 लाख की पैकेजेस की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्लैरिकल वर्क कर रहे हैं। क्लैरिकल पूछ के देख लेना, क्योंकि सारा तो डाटा के ऊपर आ गया। अब तो कोड लिखने भी बंद हो गए हैं यार, सब कुछ लिख के दे रहे हैं आपको। एआई टूल्स आ गए, सब कोड लिख के दे रहे हैं। कोडिंग वाला भी काम किया है अब। तो कहने का मतलब है जब तक तुम्हारे अंदर वो क्रेज नहीं ना आएगा, जब तक वो जील नहीं आएगी, वो बग नहीं आएगा तुम्हारे अंदर, नहीं निकाल पाओगे यार एग्जाम, सॉरी टू से। और ये खत्म होता चला जा रहा है, खास करके पता नहीं क्यों पंजाब के स्टूडेंट्स के अंदर। और प्रॉब्लम दूसरा ये होता है कि जब कोई बताता है ना, उसको फिर सुनते भी नहीं हम लोग ध्यान से, स्टिल अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ा ट्रबल है पंजाब के स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन जो सुन रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है तो क्यों हो रहा है ऐसा? ये रीजंस हैं। हम लोग रेडी नहीं है, हमें पता ही नहीं है और जानना भी नहीं चाहते। ट्रबल पता है और क्या है आज के टाइम पे, खास करके पंजाब के स्टूडेंट्स के साथ? टू बी वेरी फ्रैंक, 99% बच्चों को पता ही नहीं करना गया है, और जब कोई बताने आता है उसको भी सुनना भी नहीं चाहते हैं। ये तो आगे अपनी कोचिंग रिलेटेड बोलेगा और क्या बोल रहा है इसने, है ना? लेकिन पहले तुम्हारा फायदा यार, नो डाउट यार, हमारा भी सिस्टम है वो चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुनो ध्यान से, तुम्हारे लिए ये सारी चीजें। तो ऐसे बहुत एग्जाम्स होते हैं, ऐसी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आईएसआरओ ज्वाइन करने का क्रेज जाग रहा, या क्यों तुम्हारे अंदर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरा जाके वहां पे होना क्या है। तुम लोग इस डर से नहीं लिख रहे हो कि वो तो बहुत टफ होगा, इंटरव्यू बहुत टफ होगा या रिटर्न बहुत टफ होगा, इस कारण से नहीं हम लिखते हैं। और भी जो टफ का अंदाजा तुमने कहां से लगाया? बस अंदाजा लगा लिया, ये तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, टफ ही होगा यार,
गेट एग्जाम टफ ही होगा, हमने कभी उसकी क्वेश्चन उठा के देखे ही नहीं, हमने उसका कभी इंटरव्यू से रिलेटेड सुना ही नहीं कि किस तरीके का इंटरव्यू होता है, हमने सुना ही नहीं कभी भी। सही है गलत है बात? ये फैक्ट है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुम्हारा गेट क्वालिफाई होता है तो तुम्हारे क्या बेनिफिट है, क्यों अगर नहीं होता तो क्या बेनिफिट्स तुम्हें मिल रहे हैं। कुछ पब्लिक सेक्टर के नाम मैंने यहां पे लिखे हैं, कुछ है कि रफली 250 प्लस पब्लिक सेक्टर है। अच्छा मैं एक चीज और बताता हूं, एक चीज आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो हम जॉब मार्केट जॉब की बात करते रहते हैं, यार ये मेरे को ये बताओ, थोड़ा सोच के, तुम लोग सारे टेक्नोक्रेट्स हो, इंजीनियर हो, कि आने वाले टाइम में, खास करके मैं अगर इंजीनियरिंग डोमेन की बात करूं, इंजीनियर्स की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे प्राइवेट लेवल पे चाहे गवर्नमेंट लेवल पे, वो बढ़ेगी, कम होएगी या रुक जाएगी? क्यों कम होएगी? ओ नहीं यार, ISRO, BARC, DRDO, अब ये तुमने बस अंदाजा लगा लिया, फिर से वही पॉइंट। अब इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है? इसको ऐसे प्रूव किया जा सकता है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लो, उसने ये देख लो कि पिछले 5 साल में कितना रिक्रूटमेंट किया है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो रही है, ये अपने सड़कों की डिमांड कम हो रही है, खाने पीने की डिमांड कम हो रही है, यही तो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमें अपना क्वालिटी लाइफ चाहिए, कैसे होएगी, कैसे मिलेगी क्वालिटी लाइफ? वो तो टूल्स हैं यार, यही टूल्स हैं। पॉपुलेशन कम हो रही है तो क्यों कम होएगी सर कोई भी चीज? अगर मैं स्टेट की बात करूं, पंजाब की, सर ये सीटें आ गई, आज इरिगेशन में 100 सीटें आ गई, इसके बाद तो सर आनी नहीं 10 साल, अपनी तरह से अंदाजे लगाई जाते हैं। ऐसा नहीं है, जॉब मार्केट ओपन है। मैं तो तुम्हें इससे पहले प्रूव कर चुका हूं, बता चुका हूं कि उनको कैपेबल लोग नहीं मिल रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट कि उनको कितने लोग चाहिए, कोई धक्का नहीं है कि लेने ही लेने 100। जैसे मैंने बोला 100 में से 70 रखे, ऐसा थोड़ा ना कि 70 ने अप्लाई किया था, अप्लाई ने तो 1000 ने किया होगा, लेकिन कैपेबल लोग उनको 70 मिले हैं। और ये फैक्ट है हर चीज के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नहीं है कैपेबिलिटी हमारे अंदर, कैपेबिलिटी के लिए थोड़ा एफर्ट, ट्रबल बस फोन ने कर दिया आज के टाइम पे, वो एक बहुत बड़ा ट्रबल है, लेकिन उसको सही तरीके से यूज करो, उसका बेनिफिट उठाओ। अभी मैंने कुछ पब्लिक सेक्टर के नाम लिखे हैं जो रिक्रूट करते हैं विद एंड विदाउट गेट। मेरे को कुछ बता सकते हो आप लोग कि कौन से रिक्रूटमेंट करते हैं? HAL कैसे करता है पता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अपना टेस्ट लेते हैं तो गेट के थ्रू है? नहीं पता, तुक्के मारोगे, मेरे को पता है विदाउट गेट है ये। ISRO अपना टेस्ट लेता है, ये तो मैं अभी बता के हटाऊं तुम्हें मैं। DRDO 10 साल तक ओवर एम्प्लॉयड रहा, 2010 के बाद उसने 2021 या 22 में आकर रिक्रूटमेंट किया है, और इसमें से भी इसको डिवाइड करके ही HAL बना है, क्योंकि DRDO सुस्त पड़ा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था, तभी HAL बना है। BARC कैसे करता है? हाँ, मैं जो इसका मेरे को आंसर दे देगा ना, मैं उसको फ्री में कोचिंग दूंगा गेट की। जो BRC बता दो कैसे रिक्रूटमेंट करता है। वेरी गुड, दोनों को फ्री है, दोनों तरीके से करता है, दोनों तरीके से करता है, गेट्स के थ्रू भी करता है और अपना टेस्ट भी लेता है। मिलना मेरे को बाद में जाते हुए, समझ में आएगी बात? तो भाई जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा, गेट इज वन एग्जाम जो फरवरी में एक बार होता है, इसके अलावा पूरे साल में रफली 50 to 70 एग्जाम्स हैं पब्लिक सेक्टर के जो अलग से आते हैं। ये तो मैंने कुछ नाम लिखे हैं। उसके बाद HPCL अपना टेस्ट लेता है, हाँ नहीं गेट बेस्ड लेता था 2021 से पहले, 2021, 22, 23 पिछले 3 साल से अपना टेस्ट ले रहा है HPCL। DL अपना टेस्ट लेता है, गेल गेट के थ्रू, IOCL गेट के थ्रू, सेल गेट के थ्रू, BHEL, अब बोलोगे सर जहां पे रुक रहे हैं पक्का वो अपना टेस्ट लेता होगा, तो BHEL अपना टेस्ट लेता है। ONGC गेट के थ्रू, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड PGCL गेट के थ्रू, PGCL में बैकलॉग निकला इस बार, सेल में बैकलॉग, ये महारत्ना कंपनीज हैं, जानते हो इस वर्ड को? 3 कैटेगरीज में है पब्लिक सेक्टर, महारत्नाज, मिनी रत्ना, नवरत्नाज। 15 से 18 लाख का पैकेज है महारत्नाज, बैकलॉग। ऑल्दो कि इसमें मैकेनिकल की नहीं नीड है PGCL में, लेकिन एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको, मैं सबसे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रिकल के हैं।
उसके बाद एनटीपीसी, एनटीपीसी और कोल इंडिया, ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंटरव्यू लेना ही बंद कर दिया। बात आ रही है समझ में? क्यों? रीजन सोचो इसके पीछे, क्योंकि इनको कैपेबल बंदे नहीं मिल रहे हैं यार कि इंटरव्यू में जाके इनसे बोला नहीं जा रहा, तो ऐसे ही रख लो यार, सिस्टम तो चलाना ही है हमें। कोल इंडिया के अंदर 3-3, 4-4 का वेटिंग लिस्ट निकलता है। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें एक वैकेंसी निकलती है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, एटीसी की। एयरपोर्ट मेरे को लग रहा है सारे जा ही चुके होंगे, उसमें लंबा सा टावर लगा होता है ना बीच में, वो ऊपर जो बैठा होता है वो एटीसी बैठा होता है वहां पे। बहुत वैकेंसी, पिछले 3 साल के अंदर 1000 के आसपास रिक्रूटमेंट कर चुका है ये। इसमें बीटेक एलिजिबल होता है, बीएससी भी एलिजिबल होता है, तुम्हारे पास फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए बस, एयरपोर्ट अथॉरिटी का। लेकिन हमें पता नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी, गेट के थ्रू, डीएससीसीएल, जो नया ये कॉरिडोर चल रही है, ये डेली फ्लाइट कॉरिडोर वाला जो सिस्टम चल रहा है, सारा अपना टेस्ट लेते हैं। 50 से 70 कम से कम बता रहा हूं मैं, और मैं गैस मार रहा हूं टू बी वेरी फ्रैंक, इससे ज्यादा ही है नंबर जो तुम पूरे साल में दे सकते हो पेपर। लेकिन तैयारी करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक बार प्रोसेस से निकल जाओ। एक बार प्रोसेस से निकल जाए, सारी ऑप्शंस ओपन है। जब तक बंदा आउट ऑफ फॉर्म रहता है ना, उसका रन नहीं बन रहे होते प्लेयर के, है ना, ऐसे होता है ना। लेकिन जैसे फॉर्म आती है उसकी, वो फिर एग्जाम निकालना स्टार्ट कर देता है, या सेंचुरीज लगाना स्टार्ट कर देता है, अच्छा खेलना स्टार्ट कर देता है। ये चीज इस चीज में भी एप्लीकेबल है। पहले तो लगे कि एग्जाम निकल ही नहीं रहे, निकल ही नहीं रहे, लेकिन जब निकलने स्टार्ट होते हैं तो फिर लाइन वाइज निकलते चले जाते हैं। और उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? नॉलेज तो एक पार्ट है, ये पढ़ना तो है ही है, उसका तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस, कि किस कॉन्फिडेंस के साथ तुम एग्जाम सेंटर में जा रहे हो। अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जा रहे हो ना, गड़बड़ है, चाहे तुम्हारी तैयारी है चाहे नहीं है। बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में? आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। अब आते हैं, कोई बात नहीं, नो सर गुड है, अभी तो मैं और अच्छा बोलूंगा। उसके बाद बात करते हैं हायर स्टडीज की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप मेरे को कोई 2-3 रीजन बता सकते हो कि हमें हायर स्टडीज में जाना क्यों चाहिए? कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं चीजें। मैं बोल रहा हूं हर किसी को हायर स्टडी, देखो तुम लोग बीटेक कंप्लीट करोगे, जॉब हर किसी ने करनी है, अल्टीमेटली जॉब करनी है ना हर किसी ने, चाहे यहां कर रहे चाहे कनाडा में कर लें, कहीं मर्जी कर लें, करनी है ना? हाँ है ना? तो बोलो। अब जल्दी है जॉब करने की। यहां पे जितने लोग बैठे हैं, 5 से 10% एक्सेप्शनल, मैं बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूं, 5 से 10% एक्सेप्शन को एक साइड पे कर दो, 90% लोग, अगर तुम अपना खर्चा निकालने के लिए कैपेबल हो जाओ, कोई तुम्हें जल्दी नहीं है जॉब करने की, है नहीं है। सोचना आराम से इस बात को जो मैंने बोली है, रिकॉर्ड हो रहा है चाहे बाद में भी सुन लेना। तो फिर हम लोग यार कैपेबिलिटी क्यों नहीं बढ़ाते अपनी? वहां पे चीज आती है हायर स्टडीज। बताओ मेरे को हायर स्टडीज के फायदे। सबसे पहला फायदा क्या है जो हम डिस्कस कर चुके हैं? स्पेशलाइजेशन, जिसकी नीड है आज के टाइम पे। टाइनोर का नाम सुना आपने? टाइनोर एक कंपनी है कोई, टाइनोर सुना किसी? टाइनोर क्या बनाती है? अब मैं जो बोलूंगा ना ये बनाती है, हाँ सर हाँ सुना है। हाँ, जब हमारे चोट वगैरह लग जाती है तो जो बैंडे वो बनाते हैं, अपना जो पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ वो सारा, वो सबसे बड़ा जो इस टाइम पे जो इंडस्ट्री है ना इस चीज में इंडिया के अंदर, वो टाइनोर है। उसका ना इंटरेक्शन यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म पे पड़ा, उसको सुनना कि वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन उसने स्टार्ट किया, कैसे कंपनी स्टार्ट हुआ है। वो बोल रहे हैं मेरे को लेके आओ कैपेबल बंदे, मैं रखने को तैयार हूं। पीजे सिंह नाम है उनका, मोहाली में ही है। ऐसी पता नहीं कितने इंडस्ट्रीज के साथ इंटरेक्शन, चीमा बॉयलर्स के जो सीएमडी है उनके साथ इंटरेक्शन, पता नहीं कितने इंडस्ट्रीज, कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोफेसर्स, कितने स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, जिनको सुन के तुम्हें कुछ पता लगेगा यार, ज्ञान कि दुनिया कहां पे चल रही है। हायर स्टडीज सबसे पहला बेनिफिट क्रेडिबिलिटी। दूसरा बताओ, दूसरा कहां से करनी है ये मैटर नहीं करता,
यस मैटर करता है। दैट इज द अदर पॉइंट, तुम्हारा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग जिसका बेनिफिट अगेन तुम्हें लाइफ लॉन्ग मिलेगा। जैसे गेट एक अपने आप में एग्जाम का बेनिफिट तुम्हें लाइफ लॉन्ग मिल रहा है, ऐसे ही तुम्हारा जो ब्रांडिंग है कि सर आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आईआईटी और दिस एनआईटी या इस कॉलेज से, वो तुम्हारा ब्रांडिंग है और उससे लोग तुम्हें जानेंगे। जब लिंक्डइन पे प्रोफाइल, लिंक्डइन कौन कौन यूज करता है? वेरी गुड। लिंक्डइन पे जब तुम प्रोफाइल बनाते हो ना तो तुम्हें लोग फॉलो उसी के रीजन से तो करेंगे, अदरवाइज क्यों फॉलो करेगा? नहीं करेंगे। और यार तुम्हें एग्जांपल तो सेट करनी पड़ेगी ना, किसी को तो एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी ना। और मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, आपके सीनियर्स कहां कहां पहुंचे हुए हैं आपको भी नहीं पता होगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा फोटो, कहां बैठे हैं वो, उनको पकड़ना लिंक्डइन पे फिर, जो निकले हैं इसी हायर स्टडीज वाले डोमेन से निकले हैं। तो उसमें जो सबसे पहला प्रोग्राम है जो मैं आपको बता रहा था एमटेक का, देखो हायर स्टडीज करने का बेनिफिट तुम्हें तभी होगा अगर ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। अगर तुम किसी डोमेन में स्पेशलाइज्ड हो रहे हो, नो डाउट वो तो तुम कहीं से भी कर लोगे, थापर से भी कर लोगे, पैक से भी कर लोगे, तब भी तुम स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। लेकिन क्या ब्रांडिंग हो रहा है तुम्हारा? तीसरा, वो ये दोनों चीजें क्या तुम्हें करियर दे रही है? मैं मास्टर्स कर रहा हूं थापर से, पैक से, पता नहीं यार प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, डाउट आएगा ना, क्वेश्चन मार्क। चलो प्लेसमेंट होगा नहीं होगा वो तो तुम्हारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन क्या मेरे को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मैंने सर आपके कैसे यहाँ पे 5-6 लाख की नौकरी छोड़ दी, कोर कंपनी आई हुई थी, मैं सर आईटी जा रहा हूं सस्टेनेबल मैनेजमेंट में, क्या सर वहां पे कोर कंपनी आके मेरे को देगी 15-20 लाख का पैकेज? यस देगी। रीजन उसके पीछे दो, रीजन उसके पीछे दो क्या है? ब्रांडिंग और तुम्हारा स्पेशलाइजेशन। अदरवाइज तुम्हारा मार्केट में वैल्यू नहीं पड़ेगा। एक टॉमी के शोरूम पे जाके हम 3000 की शर्ट खरीद लेंगे, वही शर्ट एक छोटे से शोरूम में पड़ी होगी ना, चाहे ओरिजिनल भी क्यों ना हो, बोलेंगे तो डुप्लीकेट है ये, हाँ या नहीं है? तो कहां से किया ना वो मैटर करता है, कहां से किया वो मैटर करता है। तो ब्रांडिंग के पीछे भागना, हमेशा ब्रांडिंग के पीछे भागना। मैंने यहां पे कहीं पे भी यार तुम्हें सैलरी या उस चीज की बात नहीं की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है तुम्हारा करियर। करियर क्या चीज है कि एक ऐसा काम जिसमें तुम पैसा नहीं देख रहे हो कि मेरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, वो तो मिल जाएगा। जिसको करने से, जो काम करने से तुम्हें यार सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हाँ यार मैं कुछ अपने मतलब का कर रहा हूं मैं, चाहे वो टीचिंग क्यों ना हो, चाहे वो अपना काम क्यों ना हो, चाहे तुम कहीं पे जॉब भी क्यों ना कर रहे हो, तुम अपने आप को ही नहीं जस्टिफाई कर पाओगे यार मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। बीटेक करके बहुत लोग बैंकिंग सेक्टर में चले जाते हैं, एक टाइम आता है क्विट करने का, मैं क्या कर रहा हूं यार, मैंने बीटेक किया मैकेनिकल में, सिविल में, इस डोमेन में। बहुत लोग पूछते हैं हमें, बहुत लोग, सर छोड़ने का दिल कर रहा है, नहीं बन रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। पैसा तो ठीक है सर, पैसा तो मैं कमा रहा हूं, 1.5, 2, 3, 4 लाख लेके भी बंदा चलेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना तो तुम कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बात आ रही, समझ नहीं आ रही है? ऑर्गेनाइजेशन के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे, जो लॉन्ग रन के लिए बहुत डेंजरस है, लॉन्ग रन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं ना, तगड़ा पैसा कमाना चाहते हो मेरा भी सर कभी करोड़ का पैकेज लगे, 50 लाख का, 70 लाख का, ये बहुत छोटी छोटे से मैं टर्म बोल रहा हूं, तो मैं फिगर्स बोल रहा हूं मैं, तो गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर तुम लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो पैसा कमाना चाहते हो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का पब्लिक सेक्टर एज ए प्लेटफॉर्म कैसे बेनिफिट लेना है वो मैटर करता है। एग्जांपल, तुम आईओसीएल में सिलेक्शन होगा, तुम्हारा हो गया आईओसीएल में सिलेक्शन, कितना पैकेज देगा तुम्हें? 14-15 लाख का पैकेज देगा, ठीक है। 3-4 साल वहां पे काम करो, जो इसके कंपिटिटिव कंपनीज हैं कौन सी बताओगे? कोई रिलायंस है, शेल वगैरह है, बहुत कंपनीज हैं। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें हाइक कितना देंगे? सोच सकते हो? जबरदस्त हाइक देंगे तुम्हें। क्यों देंगे? अब यहां पे क्वेश्चन आता है क्यों देंगे? क्योंकि उनको ये पता है, पहला रीजन कि यार एक कंपटीशन कंपीट करके आया, इसने गेट भी दिया, आईओसीएल का इंटरव्यू भी क्रैक किया है, तो कैपेबिलिटी तो है इस बंदे में। दूसरा उससे भी बड़ा रीजन पता है क्या है, जो प्राइवेट कंपनीज नहीं देती हैं? ट्रेनिंग। जो तुम्हारा ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग तुम्हें गवर्नमेंट में अच्छा मिलेगा, प्राइवेट में ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट वाले को पता कि अगर मैंने इसके ऊपर इतना पैसा लगाया पता नहीं कब छोड़ के चला जाएगा। तो वो जो तुम्हें ये दो बेनिफिट जो तुम्हें मिलते हैं ना, ये तुम्हें जंप कराते हैं प्राइवेट में। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं
जो तुम्हें सोचनी है अपने लिए, अपने करियर के लिए। एमटेक 2 साल का प्रोग्राम, एमएस 3 साल का प्रोग्राम है, 2.5 से 3 साल का। स्कॉलरशिप दोनों में सेम है, 12,400 रुपए पर मंथ का। ठीक है जी, ये जरिया है, ये रास्ता है उस लेवल तक पहुंचने का जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये जरिया है। कैसे जरिया वो मैं तुम्हें बताया, ब्रांडिंग और स्पेशलाइजेशन। एमएस कुछ आईटीज के अंदर इसको एमटेक आरए भी बोल देते हैं, रिसर्च। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज करो कि सिर्फ 12,400 रुपए में पढ़ने की क्यों दे रही है, क्यों दे रहे हैं? बेवकूफ गवर्नमेंट इतना पैसा तुम्हारे पर लगा रही है, क्यों देते हैं ये बताओ। यस, 2 तरीके से तुम्हें ये स्कॉलरशिप दे रहा है वो। एक होता है खास करके मास्टर्स प्रोग्राम में, एक होता है टीए, टीचिंग असिस्टेंटशिप, कि वो तुम्हें बीटेक वालों की कुछ लैब दे देंगे, कुछ ना कुछ काम मतलब जस्टिफाई करना है 12,400 रुपए। दूसरा आरए, रिसर्च असिस्टेंटशिप, कि प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है, प्रोफेसर का प्रोजेक्ट है, उसको वर्कफोर्स चाहिए, उस प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, प्रोफेसर खुद नहीं करता, वो करवाता है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट आता है, फंडिंग आती है, वो देता है ऑर्गेनाइजेशन को, और वहीं से तुम्हें फिर स्कॉलरशिप मिल रही है। 1% उसका प्रोफेसर का भी है उसके अंदर। अगेन विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। बच्चे का फायदा हुआ, उसको मास्टर्स डिग्री मिल गया। प्रोफेसर का फायदा हुआ, उसको उसमें से परसेंटेज मिल गया और उसका रिज्यूमे स्ट्रांग हुआ। उस आईटी का फायदा हुआ, यस हुआ। कंट्री का फायदा हुआ, यस हुआ। जिस इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था उसका फायदा हुआ, यस हुआ। और वो इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम थी वो सोसाइटी की प्रॉब्लम थी, क्या उसका सोसाइटी का फायदा हुआ? एज ए इंडिविजुअल हर किसी का फायदा हुआ। ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, एज ए इंडिविजुअल नहीं चल रहा। स्पेशलाइज्ड पर्सन कहां पे है? इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? इंडस्ट्री खुद करती है या कोई और करता है? इंडस्ट्रीज में आर&डी डिपार्टमेंट होता है। आर&डी डिपार्टमेंट इंडस्ट्री का स्ट्रांग होता है कि आईटी का स्ट्रांग होगा? तो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन किसी एक डोमेन का आईटी में बैठा होगा कि इंडस्ट्री में बैठा होगा? आईटी में बैठा होगा। तो क्यों भाग रही है इंडस्ट्री वहां पे प्रॉब्लम लेके अपनी? कि प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट हैं, किसके हैं? इंडस्ट्रीज के तो हैं। और दूसरा उसमें टाइम भी लगता है चीजों में। इंडस्ट्री के पास उतना पेशेंस नहीं है और उतना वर्कफोर्स नहीं है। अब एक प्रोफेसर 5 साल में एक प्रोजेक्ट का सोल्यूशन दे रहा है, उसमें उस 5 साल के अंदर पता नहीं कितने लोग उसमें प्रोजेक्ट के अंदर काम करेंगे, जो अपनी पीएचडी करके निकल जाएंगे, जो अपना एमएस करके निकल जाएंगे। हर किसी का फायदा हो रहा है। स्पेशलाइज्ड पर्सन आईटीज के अंदर हैं, कॉलेजेस में होते हैं प्रोफेसर्स, इंडस्ट्रीज पे नहीं होते, वो नहीं इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहां पे। एक मशीन, एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करके मशीन मंगवानी होती है, नहीं खर्चे की इंडस्ट्री, वो आउटसोर्स कर देती है। इसको तो आउटसोर्सिंग बोलते हैं, कि दे दो प्रोफेसर पकड़ो जो डोमेन का स्पेशलाइज्ड है, उसको दो, वो उसको 2 पैसा ओपन करके देगा, आपको सोल्यूशन निकाल के देगा। ऐसे चल रहा है सिस्टम। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? इसमें हर किसी का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर किसी का फायदा, यस हर किसी का फायदा। उसके बाद तीसरा प्रोग्राम है, दैट इज अ डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। डायरेक्ट पीएचडी बीटेक के बाद होती है। इसके बारे में आपके यूको से बहुत बच्चों को हमने भेजा डायरेक्ट पीएचडी में, बहुत बच्चों को भेजा है। तो या तो उसके बाद वो जॉब लेके वहां से निकल गए या पोस्ट डॉक वगैरह के लिए अब्रॉड चले गए। मैं आपको दिखाता हूं सभी की फोटोज में। और इतना स्टाइपेंड वो वहां पे ले रहे हैं, इतना स्टाइपेंड वो ले रहे हैं, मे बी जो यहां पे तुम लोग सैलरीज लोगे उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो तो डॉलर्स में होना है, यहां रुपीज में होना है। राइट, मैं बड़े लेमन वे में आपको बता रहा हूं चीजें, ऑल्दो यू ऑल आर इंजीनियर्स, बहुत सिंपल वे में आपको चीजें बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। देखो, मास्टर्स के लिए जाना है, सबसे पहला जो बच्चा गेट लिखता है ना, उसकी मेजोरिटी की प्रेफरेंस होती है कि मेरे को जॉब लग जाए पब्लिक सेक्टर में। ठीक है जी, पहला। उसके बाद सेकेंडरी होता है बच्चे की प्रेफरेंस एमटेक प्रोग्राम, फिर होता है तीसरा एमएस प्रोग्राम, फिर चौथा होता है पीएचडी प्रोग्राम या डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। एमएस और जो डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम है, ये रिसर्च प्रोग्राम्स हैं। क्या है ये? रिसर्च प्रोग्राम है। जो एमटेक या पब्लिक सेक्टर में जो फाइनल सिलेक्शन होना है, ये प्योरली तुम्हारे गेट के मार्क्स के बेस पे होना है। ध्यान से सुनना, उसमें एक मिनिमम आपका सीजीपी चाहिए बीटेक में 6, 6.5, 5.5 भी है कुछ आईटीज के लिए। पब्लिक सेक्टर में तो 6 ही चाहिए, राइट। लेकिन जो एमएस और डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम है, उसमें गेट के साथ साथ वो आपका बीटेक का सीजीपीए देखेगा, एकेडमिक्स देखेगा तुम्हारे, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो यार। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी का तो सभी को पता होगा ना? हाँ, क्यों पता ना सभी को एसओपी का?
और मैं गारंटी बता रहा हूं कि किस कंटेक्स्ट में आप लोगों को पता है कि जब कनाडा जाना होता है तो एक एसओपी लगता है ना, किसी कारण से बता। तो स्टेटमेंट पर्पस रिक्वायर्ड, मतलब वहां पे फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन यहां पे प्रोफेसर बहुत ढंग से उसको पढ़ता है। उसमें वो तुम अपने बारे में लिखते हो, पर्सनल के बारे में, तुम अपने बीटेक में जो तुमने प्रोजेक्ट किया उसके बारे में लिखते हो, फिर तुमने उस आईटी में जाके उसी डिपार्टमेंट के अंदर क्यों अप्लाई करना है वो लिखते हो, फिर एंड में तुम लिखते हो कि इससे तुम क्या आउटकम देख रहे हो, फ्यूचर क्या देख रहे हो। 4 पैराग्राफ होते हैं उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक होता है रिसर्च प्रपोजल या स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च भी जिसको बोल देते हैं, वो आईटी मद्रास मांगता है। उसमें तुम्हारा पर्सनल से कोई मतलब नहीं है, ये बताओ तुमने इस प्रोजेक्ट में क्यों काम करना है, इस डिपार्टमेंट में क्यों आना, कोई अपने बारे में नहीं मतलब है। उनको देखना कि इस बंदे में कैपेबिलिटी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं है। तो अगर तुम्हें एमए से डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में जाना है तो तुम्हारा सीजीपीए का रोल आता है। यहां पे मैंने जो बात की थी ना, 28 नंबर कट ऑफ है, 28 ही तुम्हारे नंबर है। सीजीपीए अगर तुम्हारा बेटर साइड पे है 101% तुम्हें डायरेक्ट पीएचडी से तो कॉल आएगा ही आएगा। और अगर तुम्हारे मार्क्स थोड़े से अच्छे हैं, 35-40 तक हैं, और सीजीपीए अगेन तुम्हारा 7-7.5 प्लस है, तो एमएस से 101% तुम्हें कॉल आएगा। और ऐसा नहीं होता कि तुम किसी आईटी दिल्ली में अप्लाई कर रहे हो या बॉम्बे में अप्लाई कर रहे हो या आईआईटी बेंगलोर में अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। आईआईटी दिल्ली, उसमें फिर आगे डिपार्टमेंट, बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर, मैं अप्लाई कर सकता हूं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, मैं अप्लाई कर सकता हूं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, मैं अप्लाई कर सकता हूं इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट में। मैकेनिकल के अंदर स्पेशलाइजेशन, मैथमेटिक्स के अंदर स्पेशलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एआई, इंटरडिसिप्लिनरी में स्पेशलाइजेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, उसके बाद आपका मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ये इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट। तो जब तुम अप्लाई करते हो तो एक डोमेन में जाके अप्लाई करते हो। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? तुम ऐसा नहीं अप्लाई करते कि आईटी दिल्ली के अंदर एमटेक में अप्लाई कर दिया ना, तुम्हें बताना पड़ता है उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट, उसके बाद कौन सा स्पेशलाइजेशन। और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता और खाली चले जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि वहां से सर करियर का ऑप्शन नहीं मिलता, ये रीजन है सर, नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई प्रोफेसर अगर आईटी में बैठा है जो एक कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो मेरे को ये बताओ कि वहां पे अगर कोई ऐसा कोर्स कोई चल रहा है या कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन चल रहा है, वो किसकी नीड है? उस आईटी की नीड है? उस आईटी की नीड है? नहीं, कंट्री की नीड है। भाई आज अगर ई व्हीकल्स का स्टार्ट हुआ है, अगर आज सस्टेनेबल मैनेजमेंट का कोई कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो क्यों स्टार्ट हुआ है? नीड है। एनवायरमेंट के ऊपर अभी इतना वर्क नहीं हो रहा इंडिया के अंदर, फॉरेन में चले जाओ, एनवायरमेंट से रिलेटेड लोग दबा के काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे अभी तक हम उतना अवेयर नहीं हुए सस्टेनेबल मैनेजमेंट को लेके, सस्टेनेबल गोल्स को लेके, या एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, गंद फैलाना तो फेंका दो, एसिड डालने सड़क पे नदियों नालों में डाल दो। फॉरेन इस चीज में नहीं है, तभी तो वो डेवलप हो गए हैं। यही तो रीजन है, यही रीजन है, कोई और रीजन है? यही तो रीजन है। लेकिन हम लोग हमेशा अपना फायदा देखते हैं एज ए इंडिविजुअल, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं है हमें, राइट? स्टाइपेंड डायरेक्ट पीएचडी में ज्यादा होता है। एक नॉर्मल पीएचडी होती है जिसमें 38,000 रुपए पहले 2 साल के लिए, 43,000 अगले 3 साल के लिए। और एक पीएमआरएफ पीएचडी होती है। क्या है पीएमआरएफ? क्या होता है पीएमआरएफ? प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। इसमें ये भी एक डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम है, एमटेक के बाद में भी तुम इसमें पीएचडी में जा सकते हो। इसमें स्टाइपेंड ज्यादा होता है। स्टाइपेंड क्यों ज्यादा है उसके पीछे भी पर्पस है। अगेन प्रोजेक्ट है, तुम्हें टाइमली काम कंप्लीट करना है उसको। पीएमआरएफ की साइट खोलना, वहां पे लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम आती है ना ये फाइंड करने में कि मेरे को प्रोजेक्ट कहां से करूं सर, मैं 6 मंथ ये जो कॉलेज में प्रोजेक्ट करना है कहां से, वहां से मिलते हैं आइडियाज। आईटीज के प्रोफेसर का वेबसाइट खोलो, सॉरी आईटीज का वेबसाइट खोलो, प्रोफेसर का लिस्ट देखो क्या वो किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, घुस जाओ उसके अंदर, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। उसका छोटा सा पार्ट भी कर लो। मान लो उसको तुम्हारे दिमाग में हिट कर गया, सर मेरे को ई व्हीकल्स डोमेन में जाना है, पहले आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से आईटीज के अंदर है, फिर देखो कौन कौन प्रोफेसर काम कर रहा है, फिर देखो उसको वो किस डोमेन में काम कर रहा है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट पकड़ लो और उस पर अपना एक कोई प्रोजेक्ट बना लो। अब जब तुम आईटी में जब तुम अप्लाई करोगे बाद में जाके, अपने स्टेटमेंट पर्पस में लिख दो ये चीज कि सर मैंने ये किया, मैचिंग हो जाएगा उसका। क्योंकि प्रोफेसर आपको क्यों यस बोलता है मास्टर प्रोग्राम के लिए, पीएचडी प्रोग्राम में, वो तब यस बोलेगा कि जो उसकी नीड है और जो स्टूडेंट ने काम किया हुआ है वो मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब वो यस बोल देगा। और ये फॉरेन के लिए भी एप्लीकेबल है। इसी बेसिस के ऊपर हमने पता नहीं कितना स्टूडेंट फॉरेन भेजा है इन वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज। मैचिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। लगी ना रिवर्स इंजीनियरिंग?
अदरवाइज तुम पहले बीटेक करोगे, फिर गेट दोगे, फिर देखोगे आईटी का साइट, मैंने बोल दिया कि तुम सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ही लगा दो रिवर्स इंजीनियरिंग, अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, बाद में अप्लाई करो, इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो तुम आईटी में, लेकिन वो तभी आपको रखेगा, चाहे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एज ए जॉब है, चाहे आईआईटी है, अगर तुम्हारे अंदर स्किल है, अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, अदरवाइज वो आपको नहीं रखेगा। भाई मेरे पास प्रोजेक्ट है, मेरे को 100 बच्चों ने अप्लाई किया, मेरे को कुछ जॉब जबरदस्ती तोड़ा है, मेरे को उसको 100 को रखना है, मैं ये देखूंगा उस 100 में मेरे लायक कौन है, मैचिंग स्किल के हिसाब से। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। बहुत लोगों ने बोला था सर मैनेजमेंट डोमेन यू कैन एंटर इनटू, कौन से मैनेजमेंट के इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं? मैं बोल रहा हूं तुम आईएम में गेट के थ्रू एंटर कर सकते हो। पता है आपको इसके बारे में? पता है कौन सा प्रोग्राम है? देख के भी तुम फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एफपीएम प्रोग्राम। इसमें तुम गेट के थ्रू एंटर कर सकते हो इन द आईएम्स, जिसमें स्कॉलरशिप है 25,000 से 35,000 का स्कॉलरशिप पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, पर एनएम की बात नहीं कर रहा। तुम्हें आज 25,000 मिलने स्टार्ट हो जाए तो खर्चा निकाल लोगे अपना? जॉब की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ब्रांडिंग हो रहा है तुम्हारा? यस हो रहा है। आईएम से कर रहा हूं सर मैं। स्पेशलाइजेशन हो रही है? हाँ सर मैं इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कर रहा हूं सर मैं। सर मैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में कर रहा हूं मैं। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क दिमाग में ये ना आ जाए कि सर बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर गेट के थ्रू मैं आईएम में जाके क्या करूंगा। भाई अगर उसने अलाउ किया है एक मैकेनिकल इंजीनियर को गेट के थ्रू एक प्रोग्राम में एंटर करने का, तो इट मींस कि तो उनके पास प्रोजेक्ट्स है ना, तभी तो करे। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो ये ऐसी चीजें काम करती हैं। उसके बाद हर आईआईटी के अंदर, मैं तो ये आईएम्स की बात किया, जो ये थर्ड प्रोग्राम है एफपीएम इन आईएम्स, ये तो थर्ड प्रोग्राम है। पहले जो 2 प्रोग्राम है, हर आईआईटी के अंदर, हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आर देयर। अभी मैंने वो पहला लिस्ट हटा दी। यहां पे एक टॉप इंस्टीट्यूट होता था इंडिया का, जिसमें तुम गेट के थ्रू मैनेजमेंट डोमेन में एंटर कर सकते थे, जिसमें यूको के पता नहीं कितने स्टूडेंट ने अपना करियर बनाया वहां पे एंटर करके। एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन नेम वाज निटी बॉम्बे। सुने किसी ने निटी बॉम्बे का नाम? निटी बॉम्बे, जो कि अब आईएम में कन्वर्ट हो गया है, आईएम बॉम्बे। तो फर्स्ट टाइम होगा, पता नहीं वो गेट के थ्रू लेंगे नहीं लेंगे, बाकी हमारी नॉलेज के हिसाब से वो नहीं लेंगे। मतलब उस सेम प्रोग्राम के लिए पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, 3 कोर्सेज थे, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 3 कोर्सेज थे वहां पे। अब वो चेंज हो गया, राइट। वहां पे एवरेज पैकेज ही 20 से 25 लाख का था, एवरेज पैकेज निटी बॉम्बे। चलो वो गया। अब इसके अलावा और भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हैं आईआईटी के अंदर। फॉर एग्जांपल डॉम्स आईआईटी मद्रास, आईओआर आईआईटी बॉम्बे, मास्टर मैनेजमेंट आईआईटी बेंगलोर, मास्टर मैनेजमेंट आईआईटी दिल्ली। हर आईआईटी के अंदर, हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर। सर मेरा टेक्निकल में नहीं है इंटरेस्ट, मेरे को मैनेजमेंट डोमेन में जाना है, ये देगा मेरे को रास्ता? यस देगा। देखो ये जितना भी मैंने ऑप्शन बताया ना, ये तो ऑप्शन है बच्चे, लेकिन तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है या तुम्हें कहां पे अप्लाई करना चाहिए, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन योर क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल में 3 चीजें, तुम्हारा गेट में कितने नंबर आए, तुम्हारा बीटेक सीजीपीए कितना है, और तुम्हारा कैटेगरी क्या है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? ये तो मैं तुम्हें जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये होता है, लेकिन इसके बाद की सिचुएशन टोटली डिपेंड्स अपॉन योर क्रेडेंशियल्स। आ रही कि नहीं आ रही समझ में? सर मेरे 45 नंबर आ गए, कोई पब्लिक सेक्टर में मेरे को कॉल आ सकता है? बताएंगे हम कहां पे अप्लाई करना है। बहुत पब्लिक सेक्टर है, बहुत है। नाउ कम द योर फेवरेट टॉपिक इन पंजाब फॉरेन यूनिवर्सिटीज। अब्रॉड जाना ना, 2-3 पंचलाइंस में बोल रहा हूं आपको, मैं ध्यान रखना पूरी जिंदगी के लिए। पहला, ऑल ऑफ यू आर टेक्नोक्रेट्स, अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो ना, गो एज एन इंजीनियर, डोंट गो एज ए लेबरर। एक लेबर के तौर पे मत जाओ, एक इंजीनियर के तौर पे जाओ, पहला पॉइंट। दूसरा, अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्नड मनी वेस्ट मत करके जाना 40-45 लाख लगा के। ये 2 बातें दिमाग में रखना। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर कैसे जाए फिर, है ना? आ रहा है ना? समझ में आ रही बात? अब्रॉड जाना तो एज ए इंजीनियर जाना है। दूसरा, पैसे वेस्ट करके मत जाना, मैं तो उसको वेस्टेज बोलूंगा।
किस पर्पज से जा रहे हैं? सर वहां पे कोई 8 महीने का कोर्स मिल जाए, वहां पे साथ में लेबर कर लेंगे, 2 महीने के बाद पीआर हो जाएगा, फिर देख लेंगे क्या होगा। विदाउट प्लानिंग, रैट रेस। अगर तुम एज ए स्किल्ड पर्सन वहां पे जा रहे हो ना, तो तुम्हें चौराहों पे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज ए स्किल्ड पर्सन हर कंट्री चाहता है, चाहे वो इंडिया है चाहे वो अब्रॉड है। अगर तुम्हारे पास स्किल है, अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो फिर यार लेबर ही करनी है, चाहे यहां कर लो चाहे वहां पे कर लो। अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम्हें जो 10-15 लाख का पैकेज देगी वो तुमसे वो लेबर वाला काम नहीं करवाएगी, और तुमसे डाटा एनालिसिस नहीं वो नहीं करवाएगी, क्लैरिकल वर्क नहीं करवाएगी, वो तुमसे 15 लाख के 1 करोड़ कमाएगी। बात आ रही कि नहीं समझ आ रही है? ये अब्रॉड में भी एप्लीकेबल है। तो ऐसी बहुत यूनिवर्सिटीज हैं। अब अब्रॉड जाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। पहली बात तो गेट के थ्रू तुम्हारे पास 5 यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसमें तुम जा सकते हो। कोई बता सकते हो मेरे को कौन कौन सी 5 यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसमें तुम गेट के थ्रू जा सकते हो? कोई 1-2 यूनिवर्सिटी? नहीं, अब्रॉड में कोई बात नहीं। आईटीज में जाके भी तुम्हारे पास एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे विद स्कॉलरशिप। ध्यान से सुनो, व्हेन यू एंटर इनटू द आईटीज, वहां पे जाके भी बहुत ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, डार्ट स्कॉलरशिप्स वगैरह, ऐसी बहुत स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसमें तुम एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हो अब्रॉड में, और विद स्कॉलरशिप होते हैं वो। ठीक है जी, बात आ रही है समझ में? 5 यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी अगेन सिंगापुर, ये 2 बहुत रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं। उसके बाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, RWTH जर्मनी, और क्रैनफील्ड यूके। हाँ नहीं, इसका मेरे को नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक। इसके अलावा ये 5 यूनिवर्सिटीज, चलो ये 6, इसके अलावा सारा वर्ल्ड ओपन है विदाउट गेट के लिए। 2 प्रोग्राम हमेशा टारगेट करना, एक होता है एमएस प्रोग्राम जब तुम अब्रॉड के लिए जाते हो, एक होता है एम इंजीनियरिंग प्रोग्राम। दोनों में ध्यान से सुनना, ये नहीं पता होता है। अगर तो तुम एजेंट के थ्रू जाओगे तो तुम्हें पता है, उनके तो सारे टाई अप्स, उन्होंने क्या करना है, खुद से अप्लाई करना स्टार्ट करना। रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने तुम्हें बता दिया। एमएस में तुम्हें स्कॉलरशिप मिलता है, एम इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप नहीं मिलता है अगर तुम अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, एमएस के लिए तुम्हें स्कॉलरशिप मिलता है जब तुम अब्रॉड के लिए जाते हो, एम इंजीनियरिंग के लिए नहीं मिलता है। दूसरा एक और आसान रास्ता अब्रॉड जाने का, ध्यान से सुनो, इंडिया से मास्टर्स कर लो, इंडिया से मास्टर कर लो और पीएचडी के लिए अब्रॉड अप्लाई कर देना। 2,500 से 3,000 US डॉलर का स्कॉलरशिप है। अब बोलोगे सर पीएचडी नहीं करनी, मैं भी नहीं बोल रहा करने को। अब्रॉड में जब तुम एक बार लैंड कर गए, वहां पे जाके तुमने करना फिर ट्राई जॉब के लिए। जैसे ही तुम्हारा जॉब लग जाएगा, तुमने अपने प्रोफेसर को बोलना है कि सर मैं अभी इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरा जॉब लग गया, मैं इसको बाद में कंटिन्यू कर लूंगा। आपको एमएस का डिग्री देगा और तुम जॉब के लिए बाहर आ गए। ये एक तरीका है जाने का, ये लिखा नहीं है कहीं पे भी। पीएचडी कंप्लीट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सपोज नहीं करना है, एक जाने का रास्ता एज एन इंजीनियर, वो यही है। बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में? ये बड़ा आसान सा तरीका है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन है। शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम्स, बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग इन गेट इन 3rd ईयर, एंड वाई हायर स्टडीज। वाई हायर स्टडीज में आंसर कर चुका हूं तुम्हें। बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग गेट इन 3rd ईयर एंड बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग 2 गेट एग्जाम। पहले मैं आपको बताता हूं कि 2 गेट के एग्जाम तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन होती है। ध्यान से सुनना इस चीज को। मैकेनिकल दिख रहा है कहां पे? ये रहा ना, विजिबल है। देखो मैंने तुम्हें पहले, मैं बोल देता हूं कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पहले बताया तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होती हैं, तुम लोग 2 गेट के पेपर दे सकते हो, पहले बताया ना मैंने तुम्हें। अब पहली स्टेटमेंट, अगर तो तुम्हें टारगेट कर रहे हो पब्लिक सेक्टर, अगर तुम टारगेट कर रहे हो पब्लिक सेक्टर, तो ओनली ऑप्शन इज टू राइट द गेट थ्रू योर कोर ब्रांच ओनली मैकेनिकल। कि अगर तुम्हारा बीटेक मैकेनिकल में, तो गेट तुम्हें मैकेनिकल में ही लिखना है। दूसरा, सर मैं हायर स्टडीज का भी ऑप्शन रखना चाहता हूं, तो तुम्हारे पास सेकंड गेट पेपर देने का ऑप्शन होता है। सेकंड गेट पेपर कौन कौन सा होता है मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, डीए गेट इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसी साल स्टार्ट हुआ है पेपर। आईएन
इंस्ट्रूमेंटेशन, एनएम नवल मरीन एंड आर्किटेक्चर, पीआई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एक्सी इंजीनियरिंग साइंसेस, राइट। तो ये आप एज ए सेकंड पेपर लिख सकते हो। अब इसके फायदा क्या है सर लिखने का? पहला, उसमें सिलेबस कम होगा। मैकेनिकल में तो तुमने सारे ही पढ़ने भाई, अगर तुम प्रोडक्शन पे पेपर दोगे तो तुमने डिजाइन और थर्मल वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। समझ में आ रही बात? एक्सी इंजीनियरिंग साइंसेस तुम्हें 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 4 सब्जेक्ट का तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, उनमें से तुमने 2 सिलेक्ट करने होते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? मटेरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और आपका आ गया डिजाइन, सॉरी नॉट द डिजाइन, फ्लूइड और सॉलिड मैकेनिक्स में आ गया ना डिजाइन। समझ में आई बात? तो उनमें से तुम्हें 2 पेपर सिलेक्ट करने होते हैं, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन फिर तुम बाद में जब अप्लाई कर पाओगे ना, फिर उसी स्पेशलाइज से अकॉर्डिंगली अप्लाई कर पाओगे, बाकी नहीं। इंटरडिसिप्लिनरी में तो तुम अप्लाई कर सकते हो किसी भी उसके थ्रू। बात आगे समझ में कि नहीं आगे? 2 के पेपर देने के लिखने के फायदे, भाई जिस दिन तुमने एक पेपर भरा, तुम्हारा सुबह बुखार चढ़ गया डर से, है ना, क्या पेपर है, होता कईयों के साथ, या बस लेट होगी, या उस दिन जब तुमने तुम्हारी तैयारी पूरी थी, पेपर देना स्टार्ट किया, पहले 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए, है ना, पहली 3-4 सीधी फेस पे आके बाउंसरे लगी ना, हो जाता मोरल डाउन, होता कि नहीं होता? ये होता है। तो इस कारण से आप क्या करोगे? चांसेस बढ़ा दो कि ठीक है, आज एक मेरा गेट का पेपर मैकेनिकल का है, कल को मेरा पेपर प्रोडक्शन का है, प्रोबेबिलिटी बढ़ा दो। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ? तो मल्टीपल पेपर लिखने के फायदे ये है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? थैंक यू। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल, मैंने पहले भी बताया। कंसेप्ट फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग। करने कैसे हैं? स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना स्टार्ट करो। स्टैंडर्ड बुक्स जो हम लोग अवॉइड करते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हम लोग अपने नोट से पढ़ते हैं ना, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर तुमने ढंग से 10 बार लगा लिया ना हाथ से, बिलीव मी फ्रेंड्स, 40+ मार्क्स कम से कम तुम्हारे आएंगे ही आएंगे। रिपीट कर रहा हूं, कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर को 10 बार लगाना है। लेकिन पेपर तभी लगाने का फायदा अगर तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग है, अदरवाइज ऐसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। पहली बार तुम एक बार जो प्रीवियस ईयर लगाओगे ना किसी एक सब्जेक्ट के, तब तो तुम्हें पता लगेगा यार तुमने पढ़ना कैसे है। क्योंकि पहले तो तुमने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ के तुमने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया, फिर तुमने देखा अच्छा यार ये तो मैंने इसमें कवर नहीं किया, इसको तो मैंने स्किप कर दिया, अच्छा इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को ये चीज पर फोकस करना है ज्यादा। तो तुम्हें एक बार प्रीवियस ईयर लगाने तो अंडरस्टैंडिंग बनेगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये गेट का एग्जाम एक जरिया है उस करियर तक पहुंचने का। बात आ गई है समझ में? तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बहुत सिंपल रखना है, फिर एंड में जाके टेस्ट लगाने हैं। एंड में जाके टेस्ट लगाने का पर्पस क्या है? टेस्ट लगाने का पर्पस सिर्फ एक ही है, ये चेक करना कि तुम एग्जाम डे वाले दिन क्या गलती कर सकते थे, उसको बस एग्जाम में नहीं करना है। उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे वो मैटर नहीं करता है, उसका सिर्फ यही मैटर करता है कि तुम्हारे जो है उसमें गलतियां क्या निकली जिसको तुमने फाइनल डे पे रिपीट नहीं करना है और गलतियों को इंप्रूव करना है। बात आ गई समझ में? सिंपल है। इसको स्कैन करना सारे, जल्दी करो जल्दी, 10 मिनट का टाइम दिए मेरे को। ये प्लेटफॉर्म है हमारा योरपीडिया प्लेटफॉर्म। यहां पे आपको डेली बेस पे जो इस इंजीनियरिंग वर्ल्ड में चल रहा है, मैं बोलूंगा जो इंजीनियरिंग वर्ल्ड में चल रहा है, वो सारा यहां पे इंफॉर्मेशन आता है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे इंडिया में आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है मोस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। कोई मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिखा दो जिसने लिखा हो, लिख ही नहीं पाएगा कोई। यहां पे 2 मिनट लास्ट। यहां पे आपको जो इंजीनियरिंग वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो सारा इंफॉर्मेशन मिलना है आपको यहां से, सारा इंफॉर्मेशन। बाद में देख लेना कोई बात नहीं। एनी क्वेरी इन द एंड, कोई भी आपके दिमाग में उल्टा सीधा कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, यू कैन डिस्कस।
बच्चे डू नॉट थिंक कि मेरा क्वेश्चन बहुत छोटा है, क्लियर, दिस इज द पॉइंट, द सर इज इन फ्रंट ऑफ यू, कोई छोटे को छोटा क्वेश्चन किसी को ए पूछना एबीसी के में है, अगेन डू नॉट फील शाय, ये जो सोचते रहेंगे सबका मतलब पूरे लेक्चर चाहिए सीखा, क्लियर, यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस आस्किंग क्वेश्चंस, तो ये ना सोचो कि अगला की सोचेगा, यू आस्क नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो ईएसटी वाला प्रोग्राम है उसका थोड़ा सा जैसे मान लो टीचर कर दिया तो फिर वहां पे पता कैसे चलेगा कि एमएस है या पीएचडी का प्रोग्राम अवेलेबल है? देखो, एक तो चीज है कि जो तुम्हें नॉलेज मिलेगा उस पर्सन की प्रोफाइल में जाके मिलेगा। दूसरा, फिर वहां पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं वो एक अलग लिस्ट होता है। वहां पे वो आईटी की वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज के अंदर ना, मास्टर्स के अंदर कौन कौन से कोर्सेज है उसके अंदर लिस्ट होता है, वो वहां से आपको पता लगेगा वो। और आज का टाइम क्या हो गया है, एक और भी चीज बताना चाहता हूं। आज का टाइम, मेरे को ये बताओ, क्या एक कार एक मैकेनिकल डिवाइस रह गई है? सब कुछ इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है। आईटी हैदराबाद, आईटी जोधपुर, जितनी भी नई आईटीज हैं खास करके, वो सब कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं। वहां पे तो कोर कोर्सेज रहे ही नहीं। अब एग्जांपल चाहे मैं अगर कोर कोर्स की भी बात करूं, फॉर एग्जांपल थर्मल की बात भी करें, थर्मल में या डिजाइन में या प्रोडक्शन के अंदर, उसमें भी जो आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें भी जो डेटा है, उसका जो एनालिसिस है, वो सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो रहा है। कोडिंग के थ्रू एनालिसिस होना, उसके आगे फिर आउटकम निकालना, उसी के थ्रू ही हो रहा है। तो अब तो एक चीज ये है कि अब तो वो सारा का सारा कोर वाला सिस्टम रहा ही नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी हो गया सारा का सारा सिस्टम। तो इस कारण से बीइंग द, जैसे आपने कोई डोमेन फाइनल किया तो उस प्रोफेसर का आपने देखो किस प्रोजेक्ट में, और वो प्रोफेसर ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर मिलेगा आपको। वो ऐसे नहीं मिलेगा कि प्रोफेसर का लिस्ट है, वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाके मिलेगा। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे को अगर इस प्रोफेसर के अंदर अप्लाई करना है तो किसी डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करना है, तो वहां से लिंकिंग बनेगा आपका। समझ गए पॉइंट? सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। आप अपना फ्लोट कर सकते हो उनको, अपना रिज्यूमे, अपना स्टेटमेंट पर्पस के साथ, उनके पास होते हैं प्रोजेक्ट। अब जैसे हम लोग क्या है कि आईआईटीज विजिट करते हैं, योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म जो एकेडमिक प्रोफाइलिंग करता है आईआईटीज का। ध्यान से सुनना, ये बहुत नया टर्म है, एकेडमिक प्रोफाइलिंग। अभी रिसेंटली हम लोग करके आए हैं आईटी हैदराबाद का, उससे पहले हमने किया आईटी गांधीनगर का, उससे पहले आईटी मंडी का, आईटी रोपड़ का, अभी हम लोग 11 तारीख को जा रहे हैं आईटी जम्मू। एकेडमिक प्रोफाइलिंग, उसमें क्या है, योरपीडिया क्या कर रहा है, वो क्यों इनवाइट कर रहे हैं हमें वो इसलिए इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है योरपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हायर स्टडीज के लिए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलमोस्ट हर आईटी के डायरेक्टर का, बहुत बड़े बड़े एकेडमिशियंस का, स्टूडेंट्स का, जो वहां पे मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनका इंटरेक्शन पड़ा है, जो बता रहा है रिसर्च के बारे में, हायर स्टडीज के बारे में और उसके बाद के करियर के बारे में। तो उनको पता है कि अगर आईटी का कोई रिसर्च, मतलब क्योंकि आईटी को भी तो बच्चे चाहिए ना यार, बिजनेस तो नहीं पर एटलीस्ट सिस्टम को चलाने के लिए उनको भी स्टूडेंट चाहिए। अब ये वॉइस हमने रेज किया, भाई अगर तुम बताओगे नहीं कि तुम्हारे अंदर रिसर्च क्या चल रही है, बच्चा मोटिवेट कैसे होगा? जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आईटी जम्मू के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो मेजोरिटी जो काम कर रहे हैं वो डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं। अब मेरे को लगता है शायद आप लोगों ने मुझसे पहली बार ये बात सुनी होगी। अब वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा स्टूडेंट्स का, वो इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए हमने आईटीज को, इनफैक्ट ये इनिशिएटिव लिया था आईटी गांधीनगर के डायरेक्टर ने 2021 के अंदर, जब हम सबसे पहली बार वहां पे गए थे कि भाई तुम आओ बताओ यहाँ पे आईटी गांधीनगर कैसे काम किया। तो वहां से हमें एक चीज क्वाइन हुई है कि हमने दिखाया कि क्या क्या रिसर्च चल रही है जिससे बच्चों को डायरेक्शन भी मिल रही है और उनको मोटिवेशन भी मिल रहा है हायर स्टडीज में जाने का, और उसके बाद का वो करियर भी बता रहे हैं। तो एकेडमिक प्रोफाइलिंग योरपीडिया कर रहा है और हमारे प्लेटफॉर्म पे मेजोरिटी वही बच्चा है जो हायर स्टडीज इंडिया चाहे अब्रॉड के लिए एस्पिरेंट है। तो रिसर्च के बारे में मैं बोल तो गया, मेरे को पता है 99% लोगों को पता ही नहीं लगा अभी भी रिसर्च क्या होती है, और मैं ये भी इस पर्पज से नहीं आया हूं, लेकिन मैं एटलीस्ट मोटा सा बताने जरूर आया हूं मैं कि रिसर्च वर्ड भी कुछ होता है और ये सिस्टम काम कैसे करता है, जिसमें तुम भी अपना करियर बना सकते हो, बजाय कि तुम 2-4 साल फ्री बैठो, कनाडा जाओ या ये करो, यहीं पे करो ना यार। तुम उसके अब्रॉड जाना, हम तो चाहते हैं कि हर कोई अब्रॉड जाए और जाना भी चाहिए क्योंकि फ्री है एजुकेशन, और खास करके पीएचडी, क्योंकि पीएचडी पढ़ाई नहीं है, पीएचडी जॉब होती है, तुम्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। बहुत सारी यूरोप में तो कंट्रीज ऐसी हैं जो पीएचडी वर्ड नहीं लिखती हैं, वो जॉब लिखती हैं कि ये रहा प्रोफेसर, ये रहा प्रोजेक्ट, इसमें मेरे पास 3 साल के लिए इतना फंडिंग है, जिसने अप्लाई करना है इस जॉब के लिए अप्लाई कर दो। तो पीएचडी एक तरीका का जॉब होती है, लेकिन हम लोग उसको अदरवाइज लेते हैं कि सर पीएचडी कर लिया तो मेरे को सिर्फ टीचर ही लगना है। दैट इज बाय चॉइस। अगर तुम आना चाहते हो तो ही तुम्हारे लिए ऑप्शन ओपन है, अदरवाइज
तुम अगर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, अच्छी जगह से कर रहे हो, तो तुम्हारे पास इंडस्ट्रीज के डोर्स आर ओपन। ये ऐसे सिस्टम काम करता है। हाँ जी, आपका डाउट, ये डाउट क्लियर हो गया डाउट? हाँ हाँ दे सकते हो, यस, वही तो मैंने पॉइंट किया। तुमने थर्ड ईयर में 2 पेपर दिए, फाइनल ईयर में फिर से 2 पेपर दो, ठीक है, तो तुम्हारे पास 4 आ गए, 4 गेट स्कोर कार्ड आ गए। अब तुमने कहां पे यूज करना है उसको, कौन सा स्कोर कार्ड यूज करना है, वही तो वो हमारे कंट्रोल में है ना, इसको कहां पे कौन सा यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेपर दिया गेट मैकेनिकल में, एक पेपर दिया गेट डेटा साइंस के अंदर, तुम मैकेनिकल के थ्रू भी गेट अपना एमटेक इन डाटा साइंस में अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारा गेट मैकेनिकल में गेट स्कोर ज्यादा है 600, डाटा साइंस में है 400। अब अगर तुम मैकेनिकल के थ्रू उस एमटेक इन डाटा साइंस में अप्लाई कर रहे हो 600 गेट स्कोर के साथ, और एमटेक इन डाटा साइंस के अंदर 400 गेट स्कोर के साथ अप्लाई कर रहे हो डाटा साइंस और एआई के स्कोर के साथ, अब खुद बताओ प्रेफरेंस किसको मिलेगी? ये डाटा साइंस के थ्रू आ रहा है। पॉइंट समझ रहे हो क्यों? उसको ये पता है कि ठीक है मैकेनिकल के थ्रू 600, लेकिन इसको तो नॉलेज ही नहीं है डीबीएमएस का या एल्गोरिथम का नॉलेज ही नहीं है, पाइथन का नॉलेज नहीं है। लेकिन जब वो गेट इन डाटा साइंस एआई के थ्रू आ रहा है, तो एटलीस्ट वो चाहे स्कोर कम है, लेकिन वो उसका नॉलेज, बेसिक नॉलेज एक्वायर करके आ रहा है वो। तो कहां पे कौन सा गेट स्कोर कार्ड यूज करना है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। समझ में आ गया पॉइंट? और ये दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया कि चांस वाली बढ़ने वाली बात है, वो हमारे कंट्रोल में कि इसको कहां पे कैसे यूज करना है। मान लो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैंने उसको सॉलिड टेस्ट कर मैं गेट नहीं देता, तो इस वजह से चांस की मेरे को आईआईटी के अंदर प्रोफेसर। यस यस यस, अब ध्यान से सुनना, ये कई अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ये पॉइंट कवर किया था बीच में कि यू कैन एंटर इनटू द आईआईटीज विदाउट गेट आल्सो। आईआईटी जोधपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, ये 3 आईआईटीज ऐसे हैं जिन्होंने विदाउट गेट के लिए ऑप्शन ओपन करते हैं ये लोग। तो तुम लोग ये अप्लाई कर सकते हो एमटेक, एमएस और डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए, ये अप्लाई कर सकते हो, राइट? ऐसे पब्लिक सेक्टर में मैंने बताया विद गेट, विदाउट गेट बहुत ऑप्शंस हैं, ऐसी हाई स्टडीज में। ऑब्वियसली मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक कंपटीशन किसमें ज्यादा होगा कि जब तुम विदाउट गेट अप्लाई कर रहे हो या विद गेट अप्लाई कर रहे हो? विद गेट, हाँ, कंपटीशन विदाउट गेट ज्यादा होगा, यस, क्योंकि उसमें तो पूरा मास है। कितना परसेंटेज स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर रहा है गेट, कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा है गेट, है किसी को आइडिया? 16-17%। उसके जो रीजन अगेन वो नहीं है कि टफ है, 50%, 10 से 15% तो बच्चा ऐसा जो अपीयर ही नहीं होता, नेट पे देख लेना, सारा डाटा पता है। 10 से 15% ऐसा जो अपीयर ही नहीं होता, और उसके बाद जो 25 से 30% बच्चा ऐसा जो ऐसे ही चला जाता है कि सर आए थे, भर दिया, चलो दे आते हैं, पढ़ा तो है नहीं कुछ, ऐसे होता है। फिर जो बच गया 50% बच्चा, उस 50% में से भी 25%, मतलब आधा बच्चा ऐसा है जो लास्ट के 1 महीना 2 महीना पढ़ के जाता है। एक्चुअल में जो तैयारी करने वाला बच्चा है ना, जो गेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, वो 20 से 25% ही है जो पेपर लिखने जाता है, इसमें से इतना क्वालिफाई कर जाता है। और ये बिल्कुल फैक्चुअल फिगर है, तुम्हें दे रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट फिगर। जो आपने वो बोला कि आईआईटी दो पूरा 2 बनाए जाते हैं, रेक्टिफाई करना हो कि कौन-कौन सी आईआईटी ये प्रोग्राम ऑफर कर रही है, तो वो कैसे? इस प्लेटफॉर्म पे पड़ा सब कुछ, ये जो मैंने आपको दिखाया ना, अभी स्कैन किया, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। अच्छा प्लीज सुनो एक मिनट, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इनका एक अच्छा क्वेश्चन है कि पता कैसे चलेगा कौन कौन सी आईआईटीज हैं, कैसे हैं। अभी पिछले वीकेंड गेट और गेट है, इस वीकेंड भी गेट है, ठीक है जी। इसके बाद अब पोस्ट गेट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। योरपीडिया इज इंडिया बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जो वो करता है, तो आप उसको अगले महीने 2 महीने इस चैनल को जरूर ऑब्जर्व करना कि क्या चल रहा है। वही नेक्स्ट ईयर भी होगा, वही नेक्स्ट ईयर भी होगा। यहां पे सारी चीजें हम ओपन कर देते हैं। यहां पे एनी अदर क्वेरी? और कोई ब्रेव है यहां पे? कोई और ब्रेव नहीं ना यार, पंजाब से तो नहीं होना चाहिए। कुछ भी पूछो यार, समझ आया, कुछ नॉलेज मिली, कुछ आइडिया लगा, या ऊपर से निकला है? ऊपर से निकला उसके लिए भी है, ये रिकॉर्डिंग है, ये यूट्यूब पे डल जाएगा। अच्छा एक चीज और, ये जितना भी मैंने आपको ऑप्शन बताया भूल जाओगे ना, सारा का सारा भूल जाओगे ना? हाँ, अब मेरे को भी याद करवाना है। आज का टाइम वो स्पून फिटिंग वाला चला गया, अब तो ये हिलाना पड़ता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कॉलेजेस में जाते हैं ना, जैसे मैं पंजाब में, हम कॉलेजेस में जितने भी जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं, तो हमने इनका ना एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, पंजाब के स्टूडेंट्स का अलग, हिमाचल का अलग। तो ये जो आपके डिटेल लिया है ना, तो आपको सभी को उसी ग्रुप में ऐड करूंगा मैं,
तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आता रहेगा वैसे वैसे मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों में से कोई यहाँ पे है जो मैकेनिकल इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल सॉरी है आप लोग? रेलवेज के अंदर जेई का अभी रफली 15,000 प्लस वैकेंसीज आने वाला है, 15,000 प्लस वैकेंसी रेलवे के अंदर। पिछली बार 13,000 था, मैं तो 18,000 बोल रहा हूं। हाँ 19 के बाद 19 में आया था, हाँ दिसंबर 18। हाँ और 2000 अपने पावर कॉर्पोरेशन पंजाब के अंदर टेक्निकल और जेई दोनों 2012 के बाद मैकेनिकल के लिए आपका स्टूडेंट है मैकेनिकल का, ये सर वो मेरे उसका फोटो में लगा, उसमें उसका भी जेई मैकेनिकल में हुआ सिलेक्शन इरिगेशन में, वाटर सप्लाई के अंदर, थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट का तो सिस्टम वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया ना उन्होंने, एंटी उसको वो करता है ना। हाँ चलो पहले मैं आपको रेलवे वाला आंसर कर रहा हूं। मैं टेक्नीशियन का 9,000 वैकेंसी डिक्लेयर हो चुके हैं। हाँ और जो एएलपी का भी 5,000 समथिंग आ चुका है, और जेई का भी आना है, और एक और रेलवे से रिलेटेड, क्योंकि लिसन प्लीज एवरीवन, ये हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवेज प्लीज 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 यार तुम्हारे फायदे के लिए, रेलवेज में जो सबसे जो रिक्रूटमेंट है, ज्यादा वैकेंसीज आती है वो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आती है। दूसरा, रेलवे ने अभी पीछे डिक्लेयर किया है कि हम लोग अब हर साल रिक्रूटमेंट किया करेंगे लाइक एसएससी। पहले ये नहीं था, पहले ये वोटिंग वाला स्टंट था कि 2018 में आया, अब 2024 में इलेक्शन है, तो अभी तक उन्होंने बोला कि जुलाई जून के अंदर आएगा, आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता, तो वोट वाला एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन रेलवे ने किया, दो चीजें अनाउंसमेंट की है कि एक तो हम हर साल रिक्रूटमेंट किया करेंगे, दूसरा सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एक पोस्ट होती है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, वो 2018 में नहीं आया था, उसके पीछे भी आया है कि हम इसके लिए भी एक अलग बोर्ड बनाएंगे या उसको एसएससी को दे देंगे कि जिसमें एसएससी का भी हम रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट करेंगे। रेलवे का जॉब बहुत अच्छा जॉब होता है, सैलरीज और आपके जो अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आरआरबी को आप टारगेट कर सकते हो, बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर, जिनको ये मलाल होता है कि स्टेट में तो सर आई नहीं है, लेकिन रेलवे में जब आप अप्लाई करते हो ना तो आप अपने एरिया के हिसाब से अप्लाई करते हो और वहीं पे कंपटीशन होता है। जैसे ये जो कपूरथला या जो ये आपका डीएमडब्ल्यू जो आपका पटियाला वाला है, ये जम्मू कैडर के अंदर आता है, जम्मू जोन के अंदर आता है, तो इसके लिए अप्लाई करोगे तो कंपटीशन आपका उन्हीं के साथ रहेगा। एसएससी में क्या होता है कि आपको कहीं पे भी आ सकते हो मेरिट के हिसाब से, लेकिन रेलवेज में ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग आरआरबी की जॉब को भी टारगेट कर सकते हो, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को पंजाब से बाहर नहीं जाना है, तो ये एक आप लोगों के पास ऑप्शन है आरआरबी का। और कोई डाउट, और कोई क्वेरी? ठीक है जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, और टच में रहिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग कोई भी साइट पे देखोगे, ईसीपी हो, योर पीडीएफ हो, वो मेरा ही कॉन्टेक्ट नंबर रहता है, और उस व्हाट्सएप के थ्रू हम इंटरेक्शन करते रहेंगे। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।